नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1201 निर्भरता। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। ये सचमुच ही यून है। कितना भयानक। असंख्य अमर मंडप ने उसे पकड़ने के लिए भारी भरकम इनाम की घोषणा की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी वह भेस बदल कर लौट आया है और यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके भेस को पहचान नहीं पाया। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन सचमुच उसके झांसे में आ गया है। साथ ही ये यून इतनी आसानी से प्लेग का इलाज कर सकता है। क्या उसने उस समय डोंग शियाओवान का भी इलाज नहीं किया था? लोग आपस में चर्चा करने लगे। उस समय मायरीड सिटी में हर कोई, चाहे वो रसायन शास्त्री हो, चिकित्सक हो, योद्धा हो, युवा हो, वृद्धा हो, कनिष्ठ हो या संप्रदायों के उच्च अधिकारी हो, ये यून के प्रति असीम श्रद्धा रखता था। वह सचमुच बहुत ही भयानक था। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा से ही ताकतवर लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जाता था। अगर ये यून को मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने हरा दिया होता तो लोग सिर्फ आह भरते और कहते कि आसमान भी ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करता है। कुछ लोग तो शायद दूसरों की हार पर खुशी भी जताते, लेकिन अब ये यून ने बाजी पलट दी थी और मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को हरा दिया था। अब हालात बिल्कुल अलग थे। उनकी ताकत, रसायन शास्त्र संबंधी कौशल और दृढ़ संकल्प ने लोगों को उनके प्रति सम्मान दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये यून कौन है? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह पहली बार मायरीड डिवाइन टेरिटरी में आया था, इसलिए वही यून को नहीं जानता था। उसी क्षण सिक्स फिंगर्स कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने यून की पहचान के बारे में बताया। हालांकि यह उसका भी मायरीड सिटी में पहला अनुभव था। उसने शहर की दीवारों पर लगे वांछित पोस्टर देखे थे। एक बार उसने जिज्ञासावश पूछताछ की थी। जब उन्हें यून की पहचान और परिस्थितियों के बारे में पता चला तो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स दंग रह गए। आपने क्या कहा? उन्होंने 7 दशकों से भी कम समय तक खेती की है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने 3 सहस्राब्दियों तक साधना की थी, फिर भी वे एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट में युवा पीढ़ी का सदस्य माना जाता था। लाल कपड़े पहनी लड़की तो पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसने ही उनका असली चेहरा देखा। भला वो अधेड़ उम्र के आदमी जैसा कैसे दिख सकता था? वह लगभग मेरी ही उम्र का है। लाल कपड़े पहनी लड़की को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। अगर वह कोई बूढ़ा सन की आदमी होता जो कई साल जी चुका होता तो उसके सामने उसका हीन महसूस करना स्वाभाविक था। लेकिन अगर वह लगभग उसकी ही उम्र का होता तो उस पर हुए प्रहार से उसका शरीर नीला और काला पड़ गया होता। जब उसने सबका ध्यान खींच रहे युवक यून को देखा तो उसे लगा कि उसमें सीधे उसकी ओर देखने का साहस नहीं है। वह जानती थी कि भले ही यून के बारे में दी गई जानकारी बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, फिर भी वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं हो सकती। यह एक सच्चाई थी कि उसकी साधना का स्तर केवल दाव महल स्तर का था। उसकी सर्वोच्च शक्ति के बराबर क्षमता उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखी थी, तो भला ये बात बड़ा चढ़ाकर कैसे कही जा सकती थी? ... शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे असंख्य अमर मंडप का इस तरह अपमान करने की हिम्मत करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। शीशान है की आवाज पूरे पॉकेट वर्ल्ड में गूंज उठी, जिससे सभी के कान कांप उठे। आज तो तुम्हारी मौत निश्चित है, चाहे कोई भी दखल देने की कोशिश करे। अब जब तुम हमारे यहाँ हो तो यहाँ से जाने की सोचना भी मत। शीशान है की आंखों से तीव्र हत्या का भाव झलक रहा था। पल भर में बिना हवा के ही उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। वह एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था, मानो उसकी अपार शक्ति किसी भी पल प्रहार कर सकती हो। ऐसे खतरे के सामने कुछ ही लोग टिक पाते, लेकिन ये यून अपनी जगह पर डटा रहा। उसके बाल उसकी ताकत से लहरा रहे थे, फिर भी वह शांत बना रहा। वह बेहद घमंडी भी लग रहा था। तुमने वही शब्द कह दिए जो मैं तुम्हें कहना चाहती थी। आज यहाँ आने की हिम्मत करके तुमने मुझे स्वाभाविक रूप से पूरा भरोसा दिलाया है। ये यून की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके में गूंज उठी और सबकी कानों तक पहुंच गई। भरोसा? चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे पास तो सिर्फ शुरुआती दौर की श्रेष्ठता है। मेरे सामने तुम्हारा कोई बचाव नहीं। शीशान है की आवाज़ युद्ध के ढोल की घंटियों की तरह बुलंद और स्पष्ट थी। उसने अपने हाथ हिलाए और उसके सिर के ऊपर एक चौकोर मोहर प्रकट हुई। ये शीशानहे की जादुई कलाकृति थी, शानहे सील। यह एक अनाम प्राचीन खजाना था जिसे शीशानहे ने अपनी युवावस्था में प्राप्त किया था। उसने इसका नाम अपने नाम पर रखा और इसे अपने हाथ में लेते ही शीशानहे की आभा तेजी से बढ़ गई, जिससे उसने यून को पूरी तरह से दबा दिया। शीशानहे के स्तर पर जब तक वह अपनी आभा प्रकट नहीं करता था, तब तक उसकी साधना के स्तर का अनुमान लगाना असंभव था। यून ने शीशानहे की आभा को महसूस करते हुए जान लिया कि उसकी शक्ति स्काईफायर सेक्रेट हैंड से कहीं अधिक है। यद्यपि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स रसायन शास्त्र में अद्वितीय था, उसने केवल 3 सहस्राब्दियों तक साधना की थी, जबकि शीशानहे लाखों वर्षों से साधना कर रहा था। उसकी साधना का स्तर अपने जीवन के शिखर पर पहुंच चुका था। लेकिन उसी क्षण नगर प्रमुख किन की ओर देखते हुए शीशानहे का चेहरा अचानक बदल गया। किन झेंग्यांग, तुम? उद्धरण चिन्ह। उसने किन झेंग्यांग से हत्या का इरादा महसूस किया। तो यही वजह है। मैं सोच रहा था कि यह बदमाश इतना निडर क्यों है। क्या इसलिए कि तुमने इस छोटे बदमाश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है? किन झेंग्यांग, तुम भले ही मेरियड सिटी के नगर प्रमुख हो, पर मेरे सामने कुछ भी नहीं। मेरियड इमॉर्टल पवेलियन और अन्य गुटों ने ही तुम्हें नगर प्रमुख का पद दिलाया है। अगर तुमने सार्वजनिक रूप से मुझ पर हमला किया तो नगर प्रमुख के रूप में तुम्हारे दिन खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारी मौत अपमानजनक ही होगी। शीशानहे और किन झेंग्यांग जैसे स्तर पर अपने समकक्ष प्रतिद्वंद्वी को वास्तव में मारना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर कोई खुद को बुरी तरह से कमजोर पाता तो भी भाग निकलना एक विकल्प होता था, जिससे उन्हें बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने का मौका मिल जाता था। इसलिए जब किसी विशेषज्ञ का दूसरे विशेषज्ञ के साथ विवाद होता था तो वे मर्यादा भंग करने को तैयार नहीं होते थे, और जीवन मरण की लड़ाई की तो बात ही दूर थी। इसकी कीमत बहुत भारी होती।
अपमानजनक मौत मरना। नगर स्वामी किन हंसे, आज मरने वाला तो तुम हो। बोलते ही नगर स्वामी किन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक काली तलवार निकाली। ये दोधारी तलवार 5 फीट लंबी थी। इसका ब्लेड चमकहीन था। सी शानहे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किन जेंग्यांग अपनी ब्लैक क्लाउड ब्रॉडस्वर्ड निकाल लेगा। इसका मतलब था कि वह पूरी तरह से गंभीर था। क्या उसे डर नहीं था कि मायरी डेमोटल पवेलियन बदला लेगा? यह विचार सी शानहे के मन में कौंधा और उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने महसूस किया कि आसपास के सांसारिक नियमों में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। एक विशाल सरणी संरचना ने अंतरिक्ष के एक छोटे से क्षेत्र को घेर लिया और सी शानहे ने खुद को सरणी के केंद्र में पाया। किन जेंग्यांग की बात करें तो वह सरणी के एक कोने पर खड़ा था। सरणी संरचना के अन्य कोने भी थे और प्रत्येक कोने पर एक आकृति थी। किन जेंग्यांग समेत कुल 6 लोग थे। इन 6 लोगों में से किन जेंग्यांग समेत केवल 2 लोग ही पूरे समय पॉकेट वर्ल्ड में मौजूद थे। बाकी 4 लोग अचानक प्रकट हुए थे। गुयुआन पोटियन। सिद्ध क्या न हुआ। सी शानहे ने रंगीन वस्त्र धारण किए एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वह गुयुआन परिवार के मुखिया गुयुआन पोटियन थे। एक महिला वीणा लिए खड़ी थी। उसके बाल ऊंचे बंधे हुए थे और उसने एक अलंकृत सिर का आभूषण पहन रखा था। वह स्वर्ग अध्याय की परी युकिन की गुरु सिद्ध क्या न हुआ थी। सिद्ध क्या न हुआ से कुछ ही दूरी पर दाववादी वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी जिसके हाथ में झाड़ू थी। इस दाववादी नन को सी शानहे ने पहले कभी नहीं देखा था। मालिक, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स अपनी मालकिन को देखकर बेहद खुश हुई क्योंकि उसने उसे वर्षों से नहीं देखा था। उस महिला दाववादी ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर देखा और राहत भरी मुस्कान दी। वह दुनिया का भ्रमण कर रही थी। तभी उसे किन जेंग्यांग का संदेश मिला जिसमें उसे असंख्य दिव्य क्षेत्र में आने के लिए कहा गया था। उसकी शक्ति किन जेंग्यांग के बराबर थी। वह भीड़ में छिप गई थी और असंख्य अमर मंडप के उच्च अधिकारियों की नजरों से बच रही थी। तो इस तरह उन्होंने सी शानहे को मारने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया था। हालांकि शक्तिशाली सेना होने के बावजूद उन्हें युद्ध के लिए एक अच्छे बहाने की जरूरत थी। मायरी डेमोटल पवेलियन वर्षों से सक्रिय था। इसने कई अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया था और यह एक शक्तिशाली संस्था थी। एक बार जब सी शानहे अन्य गुटों को मायरी डेमोटल पवेलियन के सहयोगी के रूप में संगठित कर लेता तो ये यून और उसके साथियों को इस युद्ध में जो लाभ प्राप्त था वह नुकसान में बदल जाता। हालांकि किन जेंग्यांग को इस बात का भलीभांति एहसास था कि ये गुट केवल तटस्थ थे। वे पूरी तरह से मायरी डेमोटल पवेलियन के प्रति वफादार नहीं थे बल्कि अपने लाभों के प्रति वफादार थे। उन्हें ये दिखाकर कि यून के पास उनके कनिष्ठों का आसानी से इलाज करने के साधन और असीमित क्षमता है, वह एक जबरदस्त आकर्षण और निवारक दोनों के रूप में कार्य करेगा। किन जेंग्यांग जैसे विशेषज्ञों के समूह का सामना करने की हिम्मत कोई गुट नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें ये यून भी शामिल था जो भविष्य में परिपक्व होने वाला था। यहाँ तक कि मायरी डेमोटल पवेलियन को भी यून के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ तक कि 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट भी बुरी तरह पराजित हो गया था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने तो अपनी स्काईफायर भी खो दी थी। शक्तिशाली यून के सामने जब तक ये असंख्य अमर मंडप के चापलूस इस बात पर विचार करते रहेंगे कि असंख्य अमर मंडप और 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय की तुलना में वे कितने कमजोर हैं, तब तक वे ये जान पाएंगे कि किसे चुनना है। पहले यून ने भीड़ को चौंकाने और भयभीत करने के एकमात्र उद्देश्य से कार्रवाई की थी। अब किन जेंग्यांग और उसके साथियों की कार्रवाई के साथ वही निर्णायक कारक बन गया था। अध्याय 1202 ईश्वर को कैद करने वाले ताले का पुनः प्रकट होना। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। शाबाश शाबाश, लगता है इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। आप सभी आज के इस भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन का उपयोग मुझे खत्म करने के लिए करने की योजना बना रहे थे। सी शानहे एक फंसे हुए जानवर की तरह था। उसकी आवाज उन्मादपूर्ण लग रही थी। असंख्य अमर मंडप में केवल 2 ही महान विशेषज्ञ थे। उनमें से एक सी शानहे थे और दूसरे एक महान बुजुर्ग थे जो स्थायी रूप से एकांतवास में रहते थे। महान बुजुर्ग अपने जीवनकाल के अंतिम चरण में थे। शक्ति के मामले में वे पहले ही कमजोर पड़ने लगे थे। वे सी शानहे से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए यदि सी शानहे मारे जाते तो असंख्य अमर मंडप के 2 मुख्य स्तंभों में से एक ढह जाता। जोहू शिकांग, तुम कहाँ जा रहे हो? सी शानहे अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने देखा कि जोहू परिवार के मुखिया जोहू शिकांग ये दृश्य देखकर भयभीत होकर पीछे हट रहे हैं। जोहू परिवार को मायरी डेमोटल पवेलियन का वफादार सेवक माना जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह भय से भर गया था। उसी क्षण यून ने कहा, सभी लोग, आप सभी जो मेरद नगर से हैं, लाखों वर्षों से मेरद अमर मंडप के प्रभुत्व को सहन करते आ रहे हैं। आज मैं यून ये वचन देता हूं कि यदि आप आज के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं आपके कनिष्ठों की विपत्तियों को दूर कर दूंगा। मुझे मेरद अमर मंडप से द्वेष है और मैं आज बदला लेने आया हूं। मेरद नगर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं मेरद नगर में भविष्य में होने वाले किसी भी सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जैसे ही यून ने यह कहा, जो लोग पीछे हट गए थे वे हस्तक्षेप करने से और भी ज्यादा कतराने लगे। सी शानहे अब खुद का बचाव नहीं कर सकता था और यून भविष्य में एक भयानक दुश्मन बन जाएगा। इसके अलावा यून के पास महामारी को ठीक करने की क्षमता भी थी। दोनों पक्षों की तुलना करने पर यह पहले से ही स्पष्ट था कि ये लोग क्या चुनेंगे। जोहू शिकांग ने सी शानहे की ओर अपराधबोध भरी नजरों से देखा, फिर अचानक यून की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, इस मामले का मेरे जोहू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये यून को आत्मा वापसी जड़ से लुभाने का विचार जोहू बैफेंग का था। सी शाओयू जमीन पर दुबका हुआ था। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसी क्षण वह दहाड़ा और सबको एहसास दिलाया कि उसके जैसा बदनसीब मूर्ख कभी भी मौजूद है। देखते ही देखते अपने मुखिया के ठीक पीछे खड़े जोहू बैफेंग और उनके विशिष्ट अतिथि झांग जियुवान के चेहरे पीले पड़ गए। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो स्थिति घटित हो रही थी वह ऐसी थी मानो सभी मिलकर अमर मंडप को तब लात मार रहे हों जब वह पहले से ही पतन की स्थिति में था। कई गुटों की इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं थी और वे तो अमर मंडप के ढहने की सक्रिय रूप से कामना कर रहे थे। तब वे अमर मंडप के क्षेत्र को आपस में बांट सकते थे और प्रत्येक गुट को अपना हिस्सा मिल जाता।
लेकिन इन परिस्थितियों में अपेक्षाकृत कमजोर जो परिवार को भी संभवतः मायरी इमॉर्टल पवेलियन के साथ ही शामिल कर लिया जाएगा यदि वह इस भयंकर संकट में फंस जाता है। जो शिकांग की आंखें धंस गईं। उसने यीयुन की ओर देखा, लेकिन यीयुन के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उस क्षण जो शिकांग के मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। यीयुन पहले ही कह चुका था कि वह अपने पुराने रंजिशों का निपटारा करने वाला व्यक्ति है, और यीयुन का भविष्य में उत्थान अब अपरिहार्य था। यीयुन के लिए दिव्य स्वामी बनना अब कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि उसके लिए इससे भी आगे जाना संभव था। इस व्यक्ति के कारण मायरी इमॉर्टल पवेलियन को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा था, तो जो परिवार क्या कर सकता था। जो शिकांग ने अपने हौसले बुलंद किए और अचानक मुड़ गया। उसने अपनी हथेलियों को जो बेफेंग और झांग जियुवान की ओर तानकर उन पर प्रहार किया। जो बेफेंग दर्द भरी चीख के साथ चिल्लाया। उसका पेट हथेली के निशान की तरह धंस गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उठने के लिए संघर्ष करने लगा। कुछ देर बाद उसने चीखते हुए कहा, मेरे दांतियान। झांग जियुवान की भी यही हालत थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ झलक रहा था। पेट दबाते हुए झांग जियुवान यीयुन को ऐसे देख रहा था मानो किसी दानव राजा को देख रहा हो। युवा स्वामी यी, मैंने बेफेंग और उसके सेवक की साधना शक्ति को नष्ट कर दिया है। क्या यह आपके क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त है? जो शिकांग ने कांपते होठों के साथ यीयुन से कहा। जो परिवार का उत्तराधिकारी जो बेफेंग नहीं बल्कि जो शेन्यू था। वह जो परिवार का सर्वोपरि प्रतिभाशाली व्यक्ति और परिवार को पुनर्जीवित करने की आशा था। हालांकि वह पहले से ही महामारी से पीड़ित था और बिस्तर पर पड़ा था। उसे इलाज की आवश्यकता थी। इसके अलावा जो बेफेंग भी महामारी से संक्रमित था। उसकी साधना शक्ति का ह्रास होना तय था। यीयुन उसे कैसे बचा सकता था? इसलिए जो शिकन को दृढ़ निश्चय के साथ वह अपरिहार्य कदम उठाना चाहिए जो उनके रुख का स्पष्ट संकेत हो। ऐसा करके वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो परिवार इस खतरनाक संकट में सुरक्षित रहे, साथ ही यीयुन द्वारा जो परिवार के प्रतिभाशाली कनिष्ठों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित कर सकते हैं। जो शिकन, तुम सचमुच काया हो? शीशानहे ने घृणा से कहा। फिर उसने यीयुन और उसके साथियों की ओर देखा। उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं और उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। तो देखते हैं कि क्या तुम आज मुझे मार सकते हो। शीशानहे, तुम केवल एक गिरे हुए जानवर की तरह हताशा से लड़ सकते हो। किंजेंग्यांग ने ठंडे स्वर में कहा। उसी क्षण उस छोटे से संसार में एक गूंजती हुई मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि पवित्र प्रतीत हुई। पल भर में ऐसा लगा मानो शीशानहे की आभा और आत्मा उसके शरीर में समाहित हो गई हो। यह एहसास स्पष्ट था। पॉकेट वर्ल्ड में हर कोई अचंभित था। ये किस प्रकार की सरणी संरचना थी? किंजेंग्यांग और बाकी पांचों भी इस सरणी निर्माण को देखकर चकित रह गए। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से सरणी निर्माण का अभ्यास किया था, लेकिन ये पहली बार था जब वे इसे वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल कर रहे थे। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि यीयुन को गॉड कन्फाइनिंग लॉक एरे कहां से मिला। किंजेंग्यांग ने मन ही मन आह भरी। ईश्वर को सीमित करने वाला लॉक तंत्र यीयुन द्वारा प्रदान किया गया था। इसी चीज ने समूह को यह विश्वास दिलाया कि वे शीशानहे का सामना कर सकते हैं। अन्य बड़े गुटों के पास भी सरणी संरचनाएं थीं, लेकिन ताकत के मामले में वे गॉड कन्फाइनिंग लॉक के मुकाबले कहीं भी नहीं थे। ये सरणी संरचना अत्यंत प्राचीन थी और कई बड़े गुटों को तो इसकी उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी। दरअसल ये कवच यीयुन ने वर्षों पहले शुद्धयांग तलवार महल से उधार लिया था। उसने इसका इस्तेमाल काले कवच वाले दानव देवता से निपटने के लिए किया था, लेकिन बाद में शुद्ध यांग तलवार महल के तलवार आत्मा ने ईश्वर बंधन लॉक को यीयुन के हाथों में सौंप दिया और इसे वापस नहीं मांगा। यह अप्रत्याशित था कि आज ये फिर से काम आ सकता है। शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी द्वारा गुप्त रूप से बनाई गई इस सरणी संरचना के कारण ईश्वर बंधन ताले की शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता था। आखिरकार शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी का साधना स्तर किसी दिव्य स्वामी से भी ऊपर था। उन्होंने एक बार एक दुनिया को चीर कर रख दिया था और अपने चरम पर पहुंचे एक कांस्य दैत्य को क्षतिग्रस्त कर दिया था। निम्नतम स्तर पर यीयुन के सहयोगी इसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्राप्त कर पाए थे। अब किंजेंग्यांग और उनके साथी संयुक्त रूप से इस सरणी को शक्ति प्रदान कर रहे थे, जिससे ये पहले से पूरी तरह भिन्न हो गई थी। शीशानहे, इस कवच के नीचे मरना तुम्हारा सौभाग्य है, यीयुन ने कहा। शीशानहे ने महसूस किया कि भयानक नियम संबंधी शक्तियों ने उसके आसपास के वातावरण को जकड़ लिया है। इससे उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वह इतना मूर्ख नहीं था कि अकेले 6 लोगों से लड़े। जब तक वह उस तंत्र में कोई खामी ढूंढने की पूरी कोशिश करता, उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जिससे वह बच निकल सकता था। समय आने पर वह कुछ साधना और जीवनकाल खोकर बच निकलेगा। फिर भी यहाँ मरने से तो ये कहीं बेहतर था। हालांकि सरणी निर्माण उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। उस क्षण आकाश और पृथ्वी के बीच चमकती हुई सुनहरी जंजीरें, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश और पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई हों, ने शीशानहे के चारों अंगों को जकड़ लिया। 6 जंजीरों पर नगर स्वामी किन और उनके साथियों का नियंत्रण था। 6 विशेषज्ञों की शक्तियां एक साथ शीशानहे के शरीर पर लगाई गईं। काका अत्यधिक ऊर्जा के कारण शीशानहे के घुटने लड़खड़ा गए। उन्होंने बड़ी ताकत से अपने शरीर को संभाला, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी से भी ऐसी आवाजें निकली जिनसे पता चलता था कि उनकी हड्डियों के लिए ये कितना असहनीय था। यीयुन, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। शीशानहे की आंखें लाल हो गईं। उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से शानहे सील को यीयुन पर दे मारा। उसी समय उसने अपनी दोनों हथेलियों से मंच पर जोरदार प्रहार किया। यीयुन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसी क्षण 6 जंजीरें एक साथ कस गईं। वे कांपने लगी, जिससे शोरगुल पैदा हुआ और जंजीरों की चमक और भी तेज हो गई। इसने एक विशाल जाल बना लिया जिसने शानहे सील को थामे रखा। उसी समय नगर स्वामी किन और उनके साथियों ने हमला कर दिया। सरसराहट की आवाज के साथ सिद्धक्यानहुआ ने अपने वीणा पर प्रहार किया और राजकुमारी श्वेतलोमणि के स्वामी ने अपनी झाड़ू लहराए। पल भर में ऐसा लगा मानो सिद्धक्यानहुआ की वीणा की धुन के साथ ब्रह्मांड के लाखों तारे शीशानहे की ओर उमड़ पड़े हों। उस क्षण शीशानहे की आंखें धुंधली हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह क्षण भर के लिए समाधि में चला गया हो। शुरू से ही किंजेंग्यांग या बाकी पांचों में से कोई भी शीशानहे के बराबर था। उस विशेष शक्ति संरचना की मदद से उनकी ताकत हावी थी।
हमला करो। नगर स्वामी किन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपनी ब्लैक क्लाउड ब्रॉडस्वॉर्ड से वार किया। उसके सामने गुयुआन पोटियन और उसके साथियों ने हमला शुरू कर दिया। 6 भयानक युआंची किरणें अलग अलग दिशाओं से सी शानहे पर टकराईं। उस छोटे से स्थान में तुरंत हवा का तेज झोंका आया, मानो आंधी चल पड़ी हो। यहाँ तक कि पूरी पॉकेट दुनिया भी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पॉकेट दुनिया को समाहित करने वाली जादुई कलाकृति किसी भी क्षण टूट सकती है। सी शानहे के हर हमले को ईश्वर बंधन लॉक ने रोक दिया था। वह हिलने डुलने में असमर्थ था और कवच से बाहर निकलने में असफल होने के बाद उसकी शक्ति का 10% से भी कम हिस्सा बचा था। यीयुन आसानी से झटकों से बच निकला। सी शानहे असहाय होकर यीयुन को अपने सामने खड़ा देखता रहा, लेकिन उसमें उसे मारने की ताकत नहीं थी और हर लहर के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। अगर उसने हताशा में अपनी रक्त शक्ति को जलाने की कोशिश भी की तो भी बहुत देर हो चुकी थी। ईश्वर के बंधन में जकड़े ताले से बचने के लिए उसे ये तब करना चाहिए था जब ये पहली बार उस पर हावी हुआ था। अब यह असंभव था। सी शानहे का प्रतिरोध और भी कमजोर हो गया। सी शानहे घृणा, आक्रोश और क्रोध से भर गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस जैसा एक अधिपति जो अनगिनत कमजोरों के भाग्य को नियंत्रित करता था, उन्हें अपनी मर्जी से रौंदता था, दूसरों द्वारा घेराबंदी में मारा जाएगा। और यह घेराबंदी एक कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा रची गई थी। असंख्य मिश्रित भावनाओं से भरी एक क्रोधित गर्जना पॉकेट वर्ल्ड में गूंज उठी। उसी समय 6 युआंची किरणें सी शानहे के शरीर में प्रवेश कर गईं। एक धमाके के साथ प्रकाश ने दुनिया को रोशन कर दिया और असंख्य नगरी के अधिपति सी शानहे राख में बदल गए। अब सब खत्म हो गया। यीयुन ने राहत की सांस ली। सी शानहे की मृत्यु होते ही अमर मंडप की शक्ति में भारी कमी आ जाएगी। इसके अलावा अमर मंडप की प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात पहुंचा है। अब ये गुयुआन परिवार, पैराडाइज चैप्टर और नगर स्वामी किन की संयुक्त सेनाओं के आक्रमण का सामना नहीं कर पाएगा। कई गुट इस स्थिति का लाभ उठाएंगे। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि अमर मंडप में ही बड़ी संख्या में गद्दार सामने आ जाएं। वे धन दौलत लूटकर दुश्मन के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे। तब यह विशाल शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। हालांकि यीयुन ने मिरियड इमॉर्टल पवेलियन के विनाश की साजिश रची थी, लेकिन उसने ये काम मिरियड सिटी के प्रमुख गुटों के बीच के संघर्षों का फायदा उठाकर ही किया था। उसने नगर प्रमुख किन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के गुरु की ताकत का इस्तेमाल किया था। वह खुद सी शानहे का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये वो नहीं था जो यीयुन चाहता था। वह अपने भाग्य का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहता था। जो भी उसे धमकी देता वह उसे मार डालता। अध्याय 1203 पासा पलट गया। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। सी शानहे को इतनी आसानी से मरते देख जो गुट पहले डगमगा रहे थे वे मन ही मन खुश हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर बंधन लॉक इतना शक्तिशाली होगा। शुक्र है कि उन्होंने सी शानहे की मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया, वरना उनका भी वही हाल होता। सी शानहे की मृत्यु के साथ ही दिव्य क्षेत्र में पनप रहे तूफान को रोकना अब असंभव हो गया था। इस तूफान में नए गुट उभरेंगे और मजबूत होंगे, साथ ही पुराने गुट भी कमजोर पड़ेंगे या नष्ट हो जाएंगे। स्थिति को संभालने में लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर अजेय शक्ति के साथ उभरेंगे। नगर प्रमुख किन का रुतबा भी काफी बढ़ जाएगा और वे मायरीड सिटी में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे। फिर जाहिर है यीयुन का भी प्रभाव था। महान रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन में वह अत्यंत प्रभावशाली बन चुका था। असंख्य दिव्य क्षेत्र में कोई भी यीयुन को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। यदि वह चाहता तो आने वाली कुछ शताब्दियों में वह असंख्य नगर का पूर्ण आधिपत्य भी बन सकता था। सबसे ताकतवर व्यक्ति न होने के बावजूद वह पल भर में मायरीड सिटी का नंबर 1 व्यक्ति बन गया। यीयुन ये सी शानहे का अंतरस्थानिक वलय है। किंजेंग्यांग ने हाथ हिलाकर सी शानहे की अंतरस्थानिक अंगूठी उस स्थान से प्राप्त कर ली जहां उसकी मृत्यु हुई थी। ये बेहद उच्च गुणवत्ता का था। भीषण विस्फोट के बावजूद ये पूरी तरह से सुरक्षित रहा, जो इसकी असाधारण गुणवत्ता को दर्शाता है। असंख्य अमर मंडप के मंडप स्वामी के रूप में सी शानहे की अंतरस्थानिक अंगूठी में स्पष्ट रूप से अपार धन समाहित होगा। हालांकि यीयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अखाड़े में मौजूद वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सी शानहे पर हमला आपकी और अन्य 5 वरिष्ठों की बदौलत सफल हुआ। मैंने तो बस सरनी की अध्यक्षता की और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी। गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर के अलावा राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के स्वामी ने जानबूझकर अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और उनकी सहायता के लिए मायरीड सिटी की ओर दौड़ पड़ी, तो वह अपना आभार कैसे नहीं दिखा सकता था। हा, युवा स्वामी ही, आप तो बहुत उदार हैं। अगर हम लूट का बंटवारा करने का फैसला करते हैं तो मैं गुयुआन पोटियन अपना हिस्सा युवा स्वामी ही को दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सी शानहे को नष्ट करने के बाद गुयुआन पोटियन बहुत प्रसन्न था। आज से उसका गुयुआन परिवार मायरीड इमॉर्टल पवेलियन की विशाल संपत्ति के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लेगा। यही एक पारिवारिक वंश की नींव थी। हालांकि वह अंगूठी से आकर्षित था, लेकिन बेहतर यही था कि वह अंगूठी में मौजूद वस्तुओं का उपयोग यीयुन के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए करे। आखिरकार यीयुन में असीमित क्षमता थी। मुझे भी अपना हिस्सा नहीं चाहिए, उसी क्षण सिद्ध यानहुआ ने कहा। स्वर्ग अध्याय को भी एक अंगूठी खोने का कोई दुख नहीं था। ऐसे में मैं अंगूठी से सभी प्राकृतिक खजाने और थोड़ी मात्रा में गोलियां और औषधियां ले लूंगा। जहां तक साधना की नियमावली, जादुई कलाकृतियां, ताबीज, सरणी संरचनाएं और असंख्य मंत्रों की बात है, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पैराडाइज चैप्टर और गुयुआन परिवार द्वारा अपने हिस्से छोड़ने के कारण यीयुन ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वह दाव पैलेस क्षेत्र के केवल पहले तल पर था। शक्ति के मामले में वह स्वाभाविक रूप से अपने समकक्षों के विरुद्ध अजेय था, लेकिन पिछली पीढ़ी की तुलना में वह अभी भी बहुत ही कमजोर था। युवा स्वामी ही, मैं जोहू शिकांग हूँ और आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक उपस्थित हूँ। चूंकि युवा स्वामी जी को शुद्धिकरण जड़ी बूटियों में रुचि है, इसलिए मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं उन्हें कल ही आप तक पहुंचा सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप कब मेरे जोहू परिवार के निवास पर आने के लिए खाली होंगे, और साथ ही मेरे जोहू परिवार के निकम्मे कनिष्ठों पर भी एक नजर डालिएगा। स्थिति स्पष्ट होते देख जोहू शिकांग ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। हालांकि यीयुन ने कहा था कि वह विभिन्न बड़े गुटों के कनिष्ठ सदस्यों का मुफ्त में सत्कार करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक मौखिक समझौता था।
अगर सत्कार होना ही था तो क्या उसे कुछ अच्छे उपहार तैयार नहीं करने चाहिए थे। ये यून अब शहर का सबसे चर्चित व्यक्ति था, सामान्य गुटों के लिए तो उसके साथ दोस्ती करने का कोई मौका ही नहीं था, तो भला वह उन्हें उपहारों से नवाजने का यह मौका कैसे छोड़ सकता था। ठीक है, ये यून ने सहमति में सिर हिलाया। उसके द्वारा दिए गए खजाने को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। इनका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जा सकता था। पल भर में विभिन्न गुट अपनी अपनी अभिव्यक्ति करने लगे। हालांकि किंजेंग्यांग की युआनची की आवाज ये यून के कानों में गूंज उठी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने प्रस्थान कर दिया है। हाँ, ये यून ने हल्की सी आह भरी। उसने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था। सीशानहे की मृत्यु के बाद स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स उस दबी कुचली लाल पोशाक वाली लड़की और राख जैसे चेहरे वाले 6 उंगलियों वाले युवक के साथ पॉकेट वर्ल्ड छोड़कर चला गया था। ये यून ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वह उन्हें रोक नहीं सकता था। शक्ति के मामले में ये यून स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स से थोड़ा कमजोर था। उसके लिए तीनों को रोक पाना नामुमकिन था और उसे किंजेंग्यांग और उसके साथियों से कार्रवाई करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं था। सीशानहे पर हमला सभी के लिए लाभ के वादे के साथ हुआ था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। हालांकि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को मारना 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के साथ खुलेआम युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। अब मायरीड सिटी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। कोई भी गुड 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट को नाराज नहीं करना चाहेगा, और न ही वे ऐसा कर सकते थे। ये यून, मैं समझता हूं कि तुम किस बात से परेशान हो। तुमने स्काईफायर सेक्रेट हैंड से उसकी सोअरिंग सरपंच वाला छीन ली है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता अब कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम उसे संभाल नहीं सकती तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर मैं स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को मार डालूं तो मैं 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के हमले का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के कुछ दूरी पर जंगल में चले जाने के बाद मैं उसकी हत्या कर सकता हूं। जब वह समय आएगा तो 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट को शायद पता भी न चले कि यह काम मैंने किया है। किंजेंग्यांग द्वारा मदद की पेशकश सुनकर ये यून काफी आभारी हुआ। ये जोखिम उठाना आम लोगों की इच्छा नहीं होती। हालांकि ये यून ने सिर हिलाया। नगर स्वामी किन, मैं आपके नेक इरादों के लिए आभारी हूं, लेकिन अगर आप स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की हत्या करते हैं, चाहे वह जंगल में ही क्यों न हो, 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के लिए मामले की जांच करना बहुत आसान होगा। आखिरकार मैं स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का मुकाबला नहीं कर सकता और आपका मुझसे इतना करीबी रिश्ता है। हत्यारे का पता लगाना आसान होगा। इसके अलावा मायरीड इमॉर्टल पवेलियन पर होने वाली बात की लूट के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। ये सुनकर ये यून ने उस दिशा में देखा जिधर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स गया था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स तो बहुत दूर जा चुका था। दरअसल ये यून ने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को सीशानहे पर हमला शुरू करते समय एक वॉइस ट्रांसमिशन चार्म को तोड़ते हुए देखा था। संभवतः यह अतिरिक्त सैनिकों के आने का संकेत था या 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट को यून की जानकारी देने का। अगर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की हत्या कर दी जाती है तो इसका दोष यून पर लगेगा और 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट द्वारा उसका पीछा किया जाएगा। और जैसा कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने कहा था, शुरुआत में ये यून का शिकार केवल स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ही करेगा। वह उससे डरता नहीं था। इसके अलावा वह साधना में खुद को समर्पित करने की योजना बना रहा था और मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के बाद से अब तक का सबसे लंबा एकांतवास अनुभव करना चाहता था। वह अपनी शक्ति में एक जबरदस्त वृद्धि चाहता था। अब असंख्य दिव्य क्षेत्रों के उलटफेर और विभिन्न प्रमुख गुटों से प्राप्त प्रचुर उपहारों के साथ ये यून को प्राकृतिक संपदा का विशाल भंडार प्राप्त होगा। दिव्य रसायनज्ञ की विरासत के कारण ये यून इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकेगा, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी। युवा स्वामी यी, मेरे गुयुआन परिवार और सिद्धकियानहुआ ने पहले ही असंख्य अमर महल को घेरने के लिए सैनिक भेज दिए हैं। सिद्धकियानहुआ और मैं अब आपको विदाई देते हैं। हम असंख्य अमर महल में स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। गुयुआन पोटियान ने यह कहते हुए अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और हवा के साथ विदा हो गया। सिद्धकियानहुआ और उसके साथी उसके पीछे पीछे चल दिए। नगर प्रमुख किन ने ये यून को कुछ मामलों पर सलाह देने के बाद बाकी लोगों के पीछे चल दिया। दरअसल मुख्य युद्ध क्षेत्र मायरियड इमॉर्टल पैलेस था। हालांकि जीत करीब थी, फिर भी वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। ये यून ने सिर हिलाया। उसे आगे होने वाली लड़ाइयों में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अध्याय 1204, युद्ध की प्रचुर लूट। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। ग्रैंड अल्केमिकल कम मेडिकल मीट में अपना काम समाप्त करने के बाद ये यून सिटी लॉर्ड मैनर लौट आया। अगले कुछ दिनों तक सिटी लॉर्ड मैनर आगंतुकों से गुलजार रहा। अब आप सभी घर जा सकते हैं। ये यून ने बेपरवाही से बोलते हुए अपने सामने खड़े 10 से अधिक युवा अभिजात वर्ग के लोगों की ओर हाथ हिलाया। पिछले कुछ दिनों में ये यून ने महामारी का सफाया कर दिया था। शुरुआत में एक एक करके इलाज करते हुए वह धीरे धीरे एक साथ 10 से अधिक लोगों का इलाज करने लगा। कई लोग ये देखकर अचंभित रह गए कि यून ने महामारी का इलाज कितनी आसानी से किया, मानो पानी डाल रहा हो। इससे उसकी शारीरिक शक्ति या मानसिक बल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने इसे बहुत आसान बना दिया था। युवा स्वामी यी, यह मेरे मिस्टिक यांग मनो की ओर से एक छोटा सा उपहार है। यह मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रतीक है। युवा स्वामी यी, आपको इसे स्वीकार करना होगा। हरे रंग के वस्त्र पहने एक लड़की ये यून के पास आए और शालीनता से झुककर प्रणाम किया। उसकी पतली भुजाओं में एक लकड़ी का बक्सा था, जिसे खोलने पर चांदी जैसी सफेद हड्डी दिखाई दी। उस वस्तु को देखकर ये यून की भौहें थोड़ी तन गईं। क्या ये हरे पानी के सांप की रीढ़ की हड्डी है? ये यून दिव्य रसायन शास्त्र के ग्रंथों में पारंगत था और अत्यंत ज्ञानी था। वह एक नज़र में ही सफेद हड्डी के स्रोत का पता लगा सकता था। जब तक वह उसे निर्जन स्वर तकनीक से संभालता तब तक वह सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष हरा जल लाजुराइट सृजित कर सकता था, जो उसके शरीर को शक्ति प्रदान करते और उसके मन को नियंत्रित करते। युवा मास्टर ये ज्ञान में वाकई दूसरों से कहीं आगे हैं। ये हरे पानी के सांप की रीढ़ की हड्डी है। मैं वाकई इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि युवा मास्टर ये इसे तुरंत पहचान लेते हैं। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई खास बात नहीं है। तुमने इस बक्से को बनाने के लिए हेवी वाटर वुड का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे कुछ सुराग मिले हैं। ग्रीन वाटर स्नैक की हड्डियों में जल तत्व का सार है। हेवी वाटर वुड से बने बक्से के बिना ये सार नष्ट हो जाएगा। युवा स्वामी यी, आप सही कह रहे हैं।
मेरे मिस्टिक यांग मनों में ये हड्डी कई वर्षों से रखी हुई है और इसे युवा स्वामी ही को देना उचित लगता है। हमारे कनिष्ठों को प्लेग से ठीक करने के लिए हमारे मनोस्वामी ने विशेष रूप से मुझे युवा स्वामी ही को ये रीढ़ की हड्डी भेंट करने का निर्देश दिया था। कृपया इसे स्वीकार करें। हरे रंग के वस्त्र पहने उस लड़की की आवाज़ कोमल और मधुर थी। उसकी आवाज़ सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब मैं मिस्टिक यांग मैनर लॉर्ड को धन्यवाद दूंगा। ये यून ने औपचारिकता नहीं बरती। उनके लिए अपने चिकित्सा उपचार से कुछ लाभ प्राप्त करना स्वाभाविक ही था। जब उसे जेड का डिब्बा मिला तो उसकी हथेली में हल्की खुजली होने लगी। उसने हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की की ओर अजीब नज़र से देखा। उसने अपनी पतली उंगलियां फैलाकर उसकी हथेली को हल्के से छुआ था। यह महसूस करते हुए कि यून ने उसे देखा है, वह थोड़ा शर्मा गई और फुसफुसाते हुए बोली, मैं जुबान शुई एर हूँ, मिस्टिक यांग मनो की शिष्या। अगर युवा स्वामी जी के पास समय हो तो उन्हें मिस्टिक यांग मनो अवश्य आना चाहिए। ये कहते ही हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की झट से उठी और तेजी से भाग गई। उसने ही यून को स्तब्ध कर दिया। ये लड़की वाकई बहुत साहसी थी। उसी क्षण एक मनमोहक हंसी सुनाई दी। युवा स्वामी जी वाकई प्रेम के मामले में भाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि जुबान शुई ए भी आपकी बाहों में आ रही हैं। आवाज सुनकर ये यून ने मुड़कर देखा। उसने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और परी यूकिन को आते हुए देखा। पिछले कुछ दिनों से सिद्धकिनहुआ ने परी यूकिन को नगर स्वामी के महल में छोड़ दिया था। वही उनसे परिचित हो गई थी, इसलिए असल में उसी ने मजाकिया टिप्पणी की थी। इसका क्या मतलब है? परी, क्या तुम जुबान शुई ए से परिचित हो? नहीं, मैं बस उसे जानती हूँ। युवा स्वामी ही, क्या आपने अतीत में डोंग शियाओवान की रक्षा नहीं की थी? मायरीड सिटी की शीर्ष महिलाओं की एक रैंकिंग थी और डोंग शियाओवान 19वें स्थान पर थी। जहां तक इस जुबान शुई ए की बात है, उसका बैकग्राउंड डोंग शियाओवान से कहीं बेहतर है, इसलिए उसकी रैंकिंग काफी ऊंची है। मुझे लगता है कि वह चौथे या 5वें स्थान पर थी। ये वाकई प्रभावशाली है, और उसके अलावा मेरे कई दोस्त हैं जो चाहते हैं कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊं। परी यूकिन के बोलते ही उनकी चित्रमय सुंदरता में एक हल्की सी मुस्कान झलक उठी। अब ये यून को मायरीड सिटी में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह एक शीर्ष विशेषज्ञ थे जो भविष्य में एक दिव्य स्वामी से भी आगे निकल सकते थे, और उनके पास उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल था जो उन्हें रसायन शास्त्र का ऋषि बनने के योग्य बनाता था। इनमें से कोई भी गुण बड़े बड़े गुटों को ईर्ष्या से लाल कर देता। अगर वे किसी भी तरह से यी यून से संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते तो उन्हें हमेशा के लिए लाभ होता। बेशक महिलाओं के लिए यी यून एक आदर्श पुरुष थे। कई महिलाएं तो उनकी रखेल बनने को भी तैयार थीं। यी यून, ये वह चीज़ है जो अंकल किन चाहते हैं कि मैं तुम्हें सौंप दूं। परी यूकिन को यी यून को और परेशान करने से रोकने के लिए राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने यी यून को एक जेड बॉक्स दिया। यह असंख्य अमर मंडप के खजाने से प्राप्त किया गया था। पिछले कुछ दिनों में मिरियड इमॉर्टल पवेलियन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। जैसे डूबते जहाज से चूहे भागते हैं, वैसे ही मिरियड इमॉर्टल पवेलियन के कई शिष्यों ने अन्य संप्रदायों में शामिल होने की शपथ ली या छोटे छोटे गुटों में बन गए। किंजेंग यांग और उसके साथियों ने मिरियड इमॉर्टल पवेलियन के खजाने से अथाह धन संपत्ति प्राप्त कर ली थी। यी यून को धन दौलत, साधना की किताबों या जादुई कलाकृतियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ये सब अन्य गुटों में बटे हुए थे। जहां तक उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजानों की बात है, विशेषकर वे खजाने जो साधना स्तर को बढ़ा सकते हैं, उन्हें किंजेंग यांग यी यून को सौंप देता था। हालांकि ये खजाने अनमोल थे, किंजेंग यांग अपनी साधना के शिखर पर पहुंच चुका था। उसके लिए इसे और ऊपर ले जाना असंभव था, इसलिए इन खजानों को यी यून के हवाले करने से यह सुनिश्चित हो गया कि इनका सदुपयोग हो। नगर स्वामी किन सचमुच उदार हैं। ये लगभग 20वां बक्सा है, और उनके द्वारा भेजा गया हर बक्सा विशेष रूप से कीमती है। यी यून का अनुमान था कि किंजेंग यांग ने मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजाने उसे सौंप दिए थे। यद्यपि ये चीजें मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के विशाल धन का एक अत्यंत छोटा हिस्सा थी, फिर भी ये यी यून के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यी यून ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे जेड का डिब्बा ले लिया। वह जानता था कि असंख्य अमर मंडप की घेराबंदी के दौरान नगर स्वामी किन ने कई साधना नियमावली, जादुई खजाने और कुछ गोलियां अपने पास रख ली थीं। इनमें से कई नगर स्वामी किन के लिए बेकार थीं, लेकिन उन्होंने इनका इस्तेमाल अपने कनिष्ठों को पुरस्कार के रूप में किया था। नगर प्रमुख किन संभवतः अपना एक गुट खड़ा करने की योजना बना रहा था। इससे पहले मायरीड सिटी के नगर प्रमुख को अपना गुट बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब नगर प्रमुख किन की उच्च प्रतिष्ठा और यी यून के अनूठे समर्थन के कारण उन्हें अपना गुट स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता था। यी यून इस बात से बेहद खुश था। युवा स्वामी यी मायरीड इमॉर्टल पवेलियन पर हमले के बाद गुइयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर नए शक्तिशाली बन गए हैं। अब मध्य जिले में व्यवसायों को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। मेरे गुरु ने जानबूझकर हेवन बेस्टोइंग मेडिसिनल क्लिनिक को अपने पास रखा है और इसे आपकी संपत्तियों में से एक के रूप में आपको उपहार में देने का इरादा रखते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाला औषधीय क्लिनिक। यी यून एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका पहला विचार इसे अस्वीकार करने का था, क्योंकि उसे अंततः असंख्य दिव्य क्षेत्र छोड़ना ही था। भले ही वह किसी प्रमुख स्थान पर स्थित दुकान हो, उससे कोई खास लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन दोबारा सोचने पर यी यून ने अपना इरादा बदल दिया। उसने कहा, तो फिर धन्यवाद परी यूकिन, मैं ये दुकान स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक हवा में एक छोटा सा पैगोडा घूमता हुआ प्रकट हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि गॉड एडवेंट टावर था। रुए, जियाओवान, बाहर आओ। जैसे ही उसने ये कहा, रुए और डोंग शियाओवान को गॉड एडवेंट टावर से बाहर ले जाया गया। यी यून ने हॉलो सोल पिल्स बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त कर ली थी, इसलिए अब उसे लिंग शिये की देखभाल के लिए रुए और डोंग शियाओवान की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह दोनों लड़कियों के लिए एक सम्मानजनक घर छोड़ना चाहता था। रुए, शियाओवान, मेरी एक दुकान है जिसकी देखभाल में मैं तुम दोनों से मदद चाहता हूँ। भविष्य में अगर मैं कभी मायरीड सिटी वापस आया तो मैं जरूर आऊँगा। मायरीड सिटी में जमीन का एक टुकड़ा होना काफी अच्छा था। इसके अलावा इससे मिलने वाली आय भी बहुत अधिक होती। अरे दुकान, रुए और डोंग शियाओवान को अभी भी मायरीड सिटी में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी। वे असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि उनका पीछा मायरीड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा किया जा रहा है। युवक स्वामी, ये स्थान, उद्धरण चिन्ह। डोंग शियाओवान परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को देखकर दंग रह गई।
क्या यह असंख्य नगरी हो सकती है? मेरे पीछे आओ। ये यून के बोलते ही वह डोंग शियाओवान और रू एर को सिटी लॉर्ड मनों से बाहर ले गया। जब दोनों महिलाओं ने देखा कि वे बिना किसी वेश बदले सिटी लॉर्ड मैनर से बाहर आ रही हैं, तो वे कुछ हद तक अचंभित रह गईं। क्या मायरी डेमोटल पवेलियन ने यी यून का पीछा करना छोड़ दिया था? हालांकि चलते चलते उन्होंने देखा कि सड़क पर चल रहे कई राहगीर यी यून को पहचानते थे। उन्होंने न केवल मायरी डेमोटल पवेलियन को इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि वे उसके प्रति बेहद विनम्र भी थे। इससे डोंग शियाओवान और रू एर दंग रह गए। कुछ ही महीनों में आखिर क्या हो गया था? आगे स्वर्ग प्रदान करने वाला औषधीय क्लिनिक है, परी यूकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे पहले ही मायरीड सिटी के सबसे व्यस्त इलाके में पहुंच चुके थे। शानदार स्वर्ग प्रदान करने वाला औषधीय क्लिनिक मायरीड सिटी के मध्य में स्थित था। हालांकि इसकी पट्टिका हटा दी गई थी और उसके स्थान पर यी यून का यूनशिन लॉफ्ट बना दिया गया था। ऊपर आसमान में लटके यूनशिन लॉफ्ट शब्द देखकर यी यून के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। जब लिंगशी एर की आत्मा अचानक कमजोर हो गई थी, तब उसे आत्मा को पुनर्जीवित करने वाले एक पवित्र अवशेष की सख्त जरूरत थी। उसने स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक से दवा खरीदने के लिए 8 लाख असंख्य रून सुधार लिए थे, लेकिन हुयान कांग और जुआक्यू हाओयू ने उसके खिलाफ साजिश रच दी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यी यून के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने आत्मा को लौटाने वाले एक मूल का आधा हिस्सा खर्च करके ही लिंगशी एर की जान बचाई थी। अब फ्यूचर एड्स। और अब यी यून यहाँ वापस आ गई थी, स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक की नई मालकिन के रूप में। दुनिया में जिस तरह से चीजें बदली, उसे देखकर वाकई निराशा होती है। परी यूकिन को यी यून के स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक के अनुभव की भली भांति जानकारी थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, युवा स्वामी यी असंख्य अमर मंडप के सदस्य के रूप में जुआक्यूबो को हटा दिया गया है। जहां तक स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक की बात है, हुयानकांग शुरू से ही असंख्य अमर मंडप के साथ मिली भगत में था। अब असंख्य अमर मंडप के नष्ट होने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि आपके प्रति उसकी दुश्मनी के कारण मेरी स्वामी उसके बारे में चिंतित थी। उन्होंने उससे एक दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए और जब तक आप स्वामी अनुबंध को परिष्कृत नहीं कर देते, हुयानकांग 1 लाख वर्षों तक युवा स्वामी के प्रति वफादार रहेगा। वह यंग मास्टर यी की सेवा में रहेगा और हेवन बेस्टोइंग मेडिसिनल क्लिनिक में सेवा कर सकता है। ओह नहीं, मेरा मतलब है यूनशिन लॉफ्ट में सेवा कर सकता है। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद परी यूकिन चिल्लाए, हुयानकांग बाहर आओ। उसकी आवाज़ धीमी होते ही श्रद्धापूर्वक भाव से भरा हुयानकांग दौड़कर बाहर आया। उसने यी यून को प्रणाम किया और कहा, युवा स्वामी यी, इस बूढ़े दास हुयानकांग की ओर से आपको नमस्कार। आम योद्धा गुलामी का अनुबंध करने के बजाय मरना पसंद करते हैं, लेकिन हुयानकांग कोई आम योद्धा नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपमान से ज्यादा जीवन को महत्व देता था। उसे सिर्फ धन दौलत की परवाह थी। मरने से बेहतर था जिंदा रहना। कम से कम वह यूनशिन लॉफ्ट में रसायन शास्त्री तो बन सकता था। अनुबंध 1 लाख वर्षों का था और हुयानकांग के पास अभी काफी जीवनकाल बचा था। 1 लाख वर्षों के बाद वह अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकता था। 1 लाख साल वाकई बहुत लंबा समय होता है। ये यून ने चुपके से अपनी जीभ चटकाए। 100 साल से भी कम समय तक साधना करने वाले योद्धा के लिए 1 लाख साल बहुत लंबा समय था। हालांकि कई बूढ़े सन की लोगों के लिए 1 लाख साल की सजा लंबी नहीं मानी जाती थी। उस बूढ़े आदमी के लिए यह वाकई बहुत कष्टदायक था। ये यून ने परी यूकिन से मूल अनुबंध लिया और लापरवाही से उसे रू एर को सौंप दिया। उसने कहा, रू एर, मूल अनुबंध को संशोधित करो। आज से तुम और शियाओवान यूनशिन लॉफ्ट को चलाने में मदद करोगे। मैं समय समय पर आकर देखता रहूंगा। क्या? डोंग शियाओवान और रू एर की आंखें चौड़ी हो गईं। हुयानकांग को खुद को बूढ़ा गुलाम कहते हुए यी यून के सामने झुकते देख वे पहले ही स्तब्ध रह गए थे। अब जब उन्हें पता चला कि यी यून ने उन्हें मायरीड सिटी की नंबर 1 दुकान चलाने के लिए सौंपी है, जिसमें एक महान रसायनज्ञ रू एर का गुलाम है, तो इसे उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। युवक स्वामी, इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल सही, आप इतनी बड़ी दुकान हमें सौंप कर जा रहे हैं, तो हम इसे अच्छे से कैसे संभाल सकते हैं? दोनों लड़कियां थोड़ी घबराई हुई थीं। हालांकि यी यून को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कहा, बस इसे आजमा कर देख लो। अगर कोई दिक्कत आए तो तुम नगर प्रमुख किन की मदद ले सकते हो। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, उसके अनुसार मायरीड इमॉर्टल पवेलियन पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब मायरीड सिटी में सत्ता का पुनर्गठन हो गया है। इस दुकान पर पहले गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर का दावा था, लेकिन उन्होंने इसे मुझे सौंप दिया है। यी यून ने उन्हें हाल की घटनाओं के बारे में सहजता से बताया, जिससे रुए और डोंग शियाओवान कुछ स्तब्ध रह गए। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्हें दुकान की कीमत का अंदाजा था। उसे यह मिलना इस बात का प्रमाण था कि उसने असंख्य अमर मंडप को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्यथा उसे इतना पारिश्रमिक नहीं मिलता। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। असंख्य दिव्य क्षेत्र का अधिपति, असंख्य अमर मंडप, उन दोनों लड़कियों के लिए एक विशालकाय संरचना थी। कुछ महीने पहले असंख्य अमर मंडप ने यी यून की खोज के लिए बड़े पुरस्कार दिए थे, लेकिन अब वह नष्ट हो चुका था। युवा स्वामी यी ने वाकई दूरदर्शिता दिखाते हुए शियाओवान और रू एर बहनों को ऐसी दुकान सौंपी है। बहनों, आप वाकई भाग्यशाली हैं। दुकान चलाने में अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो सिर्फ नगर स्वामी किन ही नहीं, बल्कि मेरा पैराडाइज चैप्टर भी आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा, परी यूकिन ने ईमानदारी से कहा। वह जानती थी कि मायरीड सिटी में कई आकर्षक महिलाएं यी यून से जान पहचान बनाना चाहती थीं और उनमें से कई डोंग शियाओवान और रू एर से कहीं अधिक उत्कृष्ट थीं, फिर भी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। ये दोनों लड़कियां वाकई भाग्यशाली थीं। हालांकि वे केवल यी यून को यूनशिन लॉफ्ट चलाने में मदद कर रही थीं और मुनाफे का अधिकांश हिस्सा यी यून को ही मिलता था, फिर भी वे एक ऊंचे पद पर थीं और यी यून के समर्थन से मायरीड सिटी में उनका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। वे मायरीड सिटी के उच्च वर्ग की सदस्य बन जाएंगी और उन्हें सचमुच गौरव से फीनिक्स पक्षी बनने की मिसाल माना जा सकता है। रुए और डोंग शियाओवान जानती थी कि यी यून का अंतिम लक्ष्य असंख्य दिव्य क्षेत्र में नहीं था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रुए ने हुयानकांग के मूल अनुबंध को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर हुयानकांग का चेहरा चोट लगे बैंगन जैसा हो गया। उसे यी यून का गुलाम बनकर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर यी यून भविष्य में दिव्य स्वामी या रसायन शास्त्री ऋषि बन सकता था।
उस स्थिति में इतनी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन ये उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसने लापरवाही से उसे अपने बगल में खड़ी एक नौकरानी के हवाले कर दिया। ये सोचकर कि उसे अगले 1 लाख वर्षों तक एक युवती का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, ये स्पष्ट था कि हुआन कांग कितना उदास महसूस कर रहा था। अगले 2 हफ्तों में मायरी डिवाइन टेरिटरी में व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। युनशिनलॉफ दोबारा खुल गया और यीयुन ने बड़ी सहजता से कुछ गोलियों का जखीरा तैयार कर लिया। उद्घाटन के दिन भीड़ इतनी उमड़ी कि मानो दरवाजे तोड़ ही दिए हों। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि ये यीयुन द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां थीं, लोग साधारण गोलियां खरीदने के लिए भी होड़ मचा देते थे। इसका एकमात्र कारण यही था कि यही यीयुन का ब्रांड था। रुए और डोंग शियाओवान अपने व्यवसाय में व्यस्त थीं। उसी समय यीयुन नगर प्रमुख किन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को विदाई दे रही थीं। उसने अभी तक दिव्य क्षेत्र छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह एक लंबे एकांतवास में जाने की योजना बना रहा था। इस एकांतवास के दौरान उसने लिंग शी एर को बचाने के लिए खोखली आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। लिंग शी एर के जागृत होने पर विधर्मी देवता अग्नि बीज में एक आत्मा आ जाएगी। इससे यीयुन की युद्ध शक्ति और रसायन शास्त्र संबंधी कौशल में काफी वृद्धि होगी। अब उसे विकास की सख्त जरूरत थी। अध्याय 1205 खोखली आत्मा की गोली पूरी हुई। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। असंख्य दिव्य क्षेत्र एक विशाल भूभाग में फैला हुआ था। असंख्य दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों में एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी और ये पर्वत श्रृंखलाएं प्राचीन जंगलों से ढकी हुई थीं और इनमें मानवीय गतिविधि का कोई निशान नहीं था। इस पर्वतीय घाटी में एक अंबर जैसी झील थी। पानी शांत था, जिससे कोई भी उसकी गहराई तक देख सकता था। ये रात के आकाश में चमकते चंद्रमा को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे एक असाधारण सुंदरता का संचार हो रहा था। यही अंतिम होगा। यीयुन ने आसपास के परिदृश्य को देखा, जो किसी अनमोल भूमि का आदर्श उदाहरण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह शांत और एकांतपूर्ण था। हाथ के एक झटके से 1000 स्नो फ्लाइंग सेबर बर्फ के टुकड़ों की तरह उड़ते हुए निकले और उन्होंने एक तूफानी सेबर सरणी बनाई जो सीधे पहाड़ों को चीरते हुए गहराई तक घुस गई। यीयुन ने 1000 बर्फ की उड़ने वाली तलवारों का पीछा किया और जल्दी ही 100 मीटर भूमिगत एक स्थान पर पहुंच गया। यहाँ उसने अपनी शुद्ध यांग ज्वालाओं का उपयोग करके अपने लिए एक विशाल गुफा खोल दी। कमरों को अलग अलग भागों में बांटा गया था, एक कृषि कक्ष, एक जड़ी बूटी का बगीचा, एक शयन कक्ष, एक रसायन प्रयोगशाला आदि। इसके बाद यीयुन ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया और एक छलावरण घेरा बना लिया। दूर से प्रवेश द्वार गायब हो गया था और घाटी भी दिखाई नहीं दे रही थी। केवल साफ पानी की एक झील थी। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। अंत में यीयुन ने भूमिगत स्थान को विकृत कर दिया। उसने गुफा को एक स्वतंत्र पॉकेट वर्ल्ड में विभाजित कर दिया। आकाश में ऊंचाई पर एक शुद्ध यांग सूर्य चमक रहा था और उसने वहां बेतरतीब ढंग से फूल और घास बोना शुरू कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें तुरंत अंकुरित कर दिया और जल्द ही भूमिगत पॉकेट वर्ल्ड सूर्य की चमक से जगमगा उठा। चारों ओर प्रकृति का वास था और यह किसी दूसरी दुनिया के स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। यीयुन ने अपने विशाल निवास को संतुष्टि से देखा। अनजाने में ही वह अब अपनी एक छोटी सी दुनिया खोल सकता था। एक समय था जब यीयुन को ऐसा करना असंभव लगता था। साधना कक्ष, शयन कक्ष और रसायन विद्या प्रयोगशाला के बारे में और अधिक वर्णन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जड़ी बूटी का बगीचा एक विशेष स्थान था। यीयुन के पास दर्जनों बहुमूल्य जड़ी बूटियां थीं। ये जड़ी बूटियां असंख्य अमर मंडप द्वारा लाखों वर्षों में संचित की गई थी, इतनी अधिक कि नौकड़ाही रसायन संप्रदाय के पुराने विद्वान भी इन खजानों को देखकर ईर्ष्या करने लगते थे। और दर्जनों जड़ी बूटियों में से सबसे कीमती जड़ी बूटियां यीयुन के हाथों में मौजूद 2 जेड के बक्सों के अंदर थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन। यीयुन ने डिब्बा खोलने से पहले जड़ी बूटी के बगीचे के चारों ओर एक पंक्तिबद्ध संरचना बनाई। वाह! एक सफेद किरण निकली और लगभग 1 फुट लंबा एक छोटा सफेद हिरन जेड के डिब्बे से बाहर कूदा और गायब होने से पहले जमीन में गहराई तक गड्ढा खोदकर चला गया। ये व्हाइट जिड डियर मोनाक जिनसेंग था, जो एक सर्वोच्च श्रेणी की जड़ी बूटी है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी ने आकार धारण कर लिया था और इसमें बुद्धि भी थी। यही कारण था कि यह किसी भी अन्य कीमती वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान थी। दिव्य रसायन शास्त्री के ग्रंथों में लिखा था कि श्वेत जैड हिरन सम्राट जिनसेंग का उपयोग करके 9 रंग की गोलियां बनाई जा सकती हैं, जिनका उपयोग सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने में सहायता के लिए किया जाता था। यद्यपि यीयुन केवल दाव महल स्तर पर था, उसकी नींव मजबूत थी और उसमें नीले रंग की लकड़ी का दिव्य वृक्ष समाहित था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी गोलियों का उपयोग साधना के लिए कर सकता था। हालांकि व्हाइट जिड डियर मोनाक जिनसेंग गायब हो चुका था, लेकिन जिस जगह पर वे थे उसे यीयुन की सुरक्षा घेरा ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरा जेड बॉक्स एक दूसरी दुनिया में खुल गया। उसमें एक जलीय जगत था। हिरण की तरह एक आध्यात्मिक जल ने रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार के आध्यात्मिक जल का उपयोग शुद्धिकरण के लिए करना स्वाभाविक रूप से उत्तम था, लेकिन ये उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने इस आध्यात्मिक जल का उपयोग जड़ी बूटी के बगीचे और यहाँ तक कि पूरे गुफानुमा निवास को पोषित करने की योजना बनाई थी। इससे उसके एकांत में पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जड़ी बूटियां भरपूर मात्रा में उग सकेंगी। यीयुन ने आधे दिन में ही अपने जड़ी बूटी के बगीचे को सजा लिया। इसके बाद उन्होंने 3 दिन और 3 रातें अपनी रसायन प्रयोगशाला में ध्यान किया। जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, तो यीयुन ने अपनी आत्मा को वापस लाने वाली जड़ निकाली। सभी सहायक जड़ी बूटियां तैयार कर ली गईं। इसके साथ ही यीयुन ने दिव्य रसायन शास्त्र का पात्र प्रकट किया। हालांकि इसने अपना मूल स्वरूप खो दिया था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यीयुन की वर्तमान शक्ति और उसके पास मौजूद कई उत्कृष्ट जड़ी बूटियों के साथ हॉलो सोल पिल्स का निर्माण निश्चित रूप से हो जाएगा। यीयुन ने जड़ी बूटियों को गंभीरता से देखते हुए गहरी सांस ली। उसने एक हाथ से विधर्मी देवता अग्नि बीज का उपयोग करके दिव्य रसायन शास्त्र के बर्तन को प्रज्वलित किया और उसमें एक अतिरिक्त जड़ी बूटी डाल दी। पहले बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके यीयुन मिनटों में औषधीय सार निकाल सकता था। उसने एक बार कई जड़ी बूटियों को एक कड़ाही में डालकर उन सभी का एक साथ भी निकाला था। हालांकि इस बार यीयुन ने विशेष सावधानी बरती।
उन्होंने न केवल प्रत्येक जड़ी बूटी को एक एक करके निकाला, बल्कि प्रत्येक जड़ी बूटी को निकालने में 30 मिनट का समय लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे बिना किसी भी तरह की बर्बादी के उनसे औषधीय सार को त्रुटिहीन रूप से निकाल सकें। 4 घंटे बाद ये युन ने आखिरकार मुख्य जड़ी बूटी आत्मा को लौटाने वाली जड़ को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। असंख्य अमर मंडप द्वारा प्राप्त आत्मा वापसी जड़ बेहतर गुणवत्ता की थी, लेकिन ये उनकी आत्मा वापसी जड़ का शेष आधा भाग व्यर्थ नहीं गया। दोनों आत्मा वापसी जड़ों को दिव्य रसायन शास्त्र के पात्र में डालकर एक साथ परिष्कृत किया गया। इस बार ये युन ने आत्मा वापसी जड़ को परिष्कृत करने में 2 घंटे बिताए। एक जटिल सर्जरी की तरह उन्होंने सावधानीपूर्वक एक एक करके सार का प्रत्येक अंश निकाला। विधर्मी देवता अग्नि बीज को बनाए रखते हुए ये उनकी मानसिक ऊर्जा पर दबाव पड़ रहा था। हालांकि वह इस क्षण के लिए लंबे समय से तैयार था। उसने पहले से तैयार किए गए आत्मा पुनर्स्थापना अवशेष का सेवन किया था। साकार हुए आध्यात्मिक जल को भी रसायन प्रयोगशाला में ले जाया गया था, जिससे उसे शुद्धतम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। अंततः जब सभी औषधीय तत्वों का निष्कर्षण पूरा हो गया तो यीयुन ने अंतिम मोहर लगाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने विधर्मी देवता अग्नि बीज का उपयोग करके जड़ी बूटी के तरल को सावधानीपूर्वक पकाने में पूरा दिन बिताया, जिससे उसमें मौजूद सभी अशुद्धियां दूर हो गईं। मूर्ति के आकार का वह तरल पदार्थ सिकुड़कर क्रिस्टलीय और चमकदार हो गया, जिसमें पन्ना जैसी हरी चमक थी। इस बिंदु पर भले ही यीयुन शोधन प्रक्रिया को समाप्त कर दे, फिर भी प्राप्त होने वाला हर्बल तरल ही एक सर्वोच्च श्रेणी का तरल होगा जिसका उपयोग आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यीयुन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मोहरें बनाना शुरू कर दिया। हर मोहर पूरी लगन और सावधानी से बनाई गई थी। खोखली आत्मा की गोलियों के लिए 108 मोहरों की आवश्यकता थी। बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण के कारण हर मोहर एकदम सटीक तरीके से बनाई गई थी। अंततः दवा का सेवन पूरा हुआ। इस समय तक यीयुन ने अपनी दूसरी आत्मा पुनर्स्थापना कृति का उपभोग कर लिया था। उसने इसे एक ही बार में पूरा करने की योजना बनाई थी। चाहे अवसर हो या आवश्यकता, उसे इसका पूरा लाभ उठाना था। पेंग, दिव्य रसायन शास्त्र के पात्र का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक हरी किरण निकली। यीयुन ने गर्म गोलियां अपने हाथों में लिए हुए उसे पकड़ लिया। जब उसने अपनी हथेली फैलाई तो उसे कुल 9 खोखली आत्मा की गोलियां दिखाई दी। हॉलो सोल पिल की हर गोली पर खूबसूरत नक्काशी थी जो सांसारिक नियमों से स्वाभाविक रूप से बनी थी। एक कड़ाही में अधिकतम 9 खोखली आत्मा की गोलियां बनाई जा सकती थीं। एक भी गोली गायब नहीं थी और सभी गोलियां एकदम सही थीं। ये कहा जा सकता है कि यीयुन द्वारा बनाई गई गोलियों की यह सबसे सफल कड़ाही थी। ये दृश्य देखकर यीयुन प्रसन्न हो गया। उसने राहत की सांस ली और अपने माथे पर जमे पसीने की बूंदों को पोंछ लिया। अंततः उनके सभी प्रयास व्यर्थ नहीं गए। प्राचीन और अत्यधिक मांद वाली सर्वोच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां, विधर्मी देवता अग्नि बीज, आत्मा को पुनर्जीवित करने वाले अवशेष और साकार हो चुके आध्यात्मिक जल ने मिलकर इस परिणाम को संभव बनाया। हॉलो सोल पिल्स बेहद कीमती थीं। ये यीयुन द्वारा अब तक निर्मित सबसे कीमती गोलियां थीं। इन 9 हॉलो सोल पिल्स के साथ वह अंततः लिंगशी एर का इलाज कर सकता था। शेष हॉलो सोल पिल्स भी यीयुन के लिए बहुत उपयोगी थीं। अध्याय 1206 लिंग जिए जागता है। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। उस नन्ही सी भूमिगत दुनिया में एक सुंदर ढंग से सजा हुआ शयन कक्ष था। फर्श पर फूल बिछे हुए थे जो एक मुलायम पलंग के चारों ओर फैले हुए थे। उस पलंग पर लिंगशी एर लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था और उसका निराकार शरीर कमजोर प्रतीत हो रहा था। वह बहुत लंबे समय से गहरी नींद में थी। आत्मा को लौटाने वाली जड़ का आधा भाग ग्रहण करने और उससे पोषण प्राप्त करने के बावजूद उसका निराकार शरीर कमजोर बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो जरा सी भी हलचल उसे शून्य में विलीन कर सकती है। उसकी हालत देखकर बस उसके लिए सहानुभूति ही महसूस होती थी। यीयुन उसके पास आया लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके शरीर में मौजूद विधर्मी देवता अग्नि बीज धीरे धीरे फैलकर नीले धुएं के गुबार में बदल गया और लिंगशी एर के चारों ओर मंडराने लगा। लंबे समय की तैयारियों के बाद आखिरकार लिंगशी एर को जगाने का समय आ गया था। विधर्मी देवता अग्नि बीज नीले धुएं के रूप में मंडरा रहा था और मानो उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहा हो। धुएं के हल्के गुच्छे लिंगशी एर को धीरे से छू रहे थे, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रहे हों। यीयुन ने एक जहर की बोतल खोली और तुरंत ही कमरे में औषधीय सुगंध फैल गई। यीयुन ने एक खोखली आत्मा की गोली निकाली और धीरे से लिंगशी एर का मुंह खोला, जिससे गोली उसके अंदर चली गई। लिंगशी एर का शरीर निराकार था, इसलिए साधारण गोलियां उस पर बेअसर थीं। हालांकि जैसे ही हॉलो सोल पिल उसके शरीर में प्रवेश किया, वह तुरंत अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गया जो उसके पूरे शरीर में फैल गए और उसके अलौकिक स्वरूप को पोषण प्रदान करने लगे। कुछ ही क्षण में लिंगशी एर के शरीर के चारों ओर एक पतला प्रभामंडल छा गया। प्रभामंडल के कारण उसका शरीर कुछ हद तक पारदर्शी हो गया, मानो वह बर्फ की मूर्ति हो। यह दृश्य देखकर यीयुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने एक और हॉलो सोल पिल निकाली और लिंगशी एर को खिला दी। दूसरी गोली लेने के बाद लिंगशी एर के शरीर के चारों ओर का आभामंडल और भी गहरा हो गया। इतने लंबे समय बाद आखिरकार उसके पीले चेहरे पर लालिमा छा गई। इसके साथ ही यीयुन ने अपना हाथ बढ़ाया और आध्यात्मिक जल से पानी की एक छोटी सी बूंद निकली। उसने तीसरी खोखली आत्मा की गोली लिंगशी एर के मुंह में डाली और उसने आध्यात्मिक जल से भरा घूंट उसे निगल लिया। इस समय यीयुन ने महसूस किया कि लिंगशी एर के शरीर में आत्मिक शक्ति एक झरने से बहते पानी की तरह लगातार उमड़ रही थी। आत्मिक शक्ति की यह मात्रा लगभग वैसी ही थी जैसी यीयुन के पहली बार लिंगशी एर से मिलने के समय थी। यीयुन प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उसे चौथी खोखली आत्मा की गोली खिला दी। हॉलो सोल पिल्स न केवल लिंगशी एर को जागृत कर सकती थी, बल्कि वे आत्मा की औषधि भी थी जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती थी। ये लिंगशी एर के शरीर के लिए बहुत लाभकारी थी, इसलिए यीयुन ने इनका उपयोग करने में कोई कंजूसी नहीं की। इसके साथ ही धुंधली सफेद रोशनी में लिंगशी एर का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, मानो वह किसी लंबे सपने के बाद जाग रही हो। आखिरकार वह जाग उठी थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने यीयुन की ओर देखा, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। अपने चारों ओर देखते हुए उसे एक सुखद दृश्य दिखाई दिया। यह उस उग्र भूमि से बिल्कुल विपरीत था जिसे वह बेहोश होने से पहले याद करती थी। ये है उद्धरण चिन्ह। लिंगशी एर अचंभित रह गई।
उसने अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया और पाया कि जिस सांसारिक घेरे ने उसे जकड़ रखा था वह अब अस्तित्व में नहीं था। चिलचिलाती गर्मी, लावा और लाल पिघला हुआ तरल पदार्थ सब गायब हो गए थे। यह एक स्वतंत्र दुनिया थी जो किसी स्वागत करने वाले वसंत की तरह लग रही थी। यह आरामदायक और सुंदर थी। जिन दुश्मनों ने उसे प्रताड़ित किया था वे अब आसपास नहीं थे। उसके बगल में केवल मुस्कुराती हुई यी यून थी। जिए, तुम आखिरकार जाग गए। यी यून ने आह भरी। उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। क्या मैं पहले से ही ऐसा नहीं था? लिंग शी एर को बेहोश होने से पहले की घटना याद आ गई। वह जानती थी कि वह हवा में जलती मोमबत्ती की तरह थी और उस अवस्था में उसकी आत्मा का धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाना स्वाभाविक था। फिर भी वह अपने शरीर में उमड़ती आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकती थी। ये शक्ति सूर्य अंत्येष्टि रेत सागर में रहने के समय से भी अधिक प्रबल थी। भाई यी, क्या आपने मुझे बचाया? लिंग शी एर ने पलकें झपकाईं और उसकी ओर देखा। उसने यी यून के हाथ में बची हुई खोखली आत्मा की गोलियां देखीं। एक नज़र में ही वह समझ गई कि इन चमत्कारी गोलियों में आत्मिक शक्ति समाहित है। हाँ, और अब से तुम उस विशाल जाल में नहीं फंसोगी। मुझे किसी की तलाश करनी है और साथ ही मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। जी एर, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। यी यून ने लिंग शी एर के हाथ थाम लिए। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बावजूद ऐसा नहीं लगता था कि उसका शरीर बड़ा है। वह भी किशोरावस्था से पहले की बच्ची जैसी दिखती थी। उसका हाथ यी यून के हाथ से काफी छोटा था, लेकिन कुछ हॉलो सोल पिल्स लेने के बाद उसका शरीर अधिक सुडौल हो गया था। उसके हाथों में हल्की सी गर्माहट भी थी। हालांकि विधर्मी देवता अग्नि बीज यी यून के साथ समाहित हो चुका था, फिर भी वह लिंग शी एर को इसके कारण अपने पीछे आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। अगर वह जाना चाहे तो वह उसे बिल्कुल नहीं रोकेगा। लिंग शी एर उसे बचाने की कोशिश में लंबी नींद में सो गई थी। हाँ, लिंग शी एर ने जोर से सिर हिलाया और खुद को रोक नहीं पाए और यी यून के आलिंगन में कूद पड़ी। उसने उसे गले लगाया और अचानक उसे अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास हुआ। वह मृत्यु के कगार पर थी, लेकिन अब उसे जीवनदान मिल गया था। इसके अलावा वह अंततः नरक समान सूर्य दफन रेत सागर से निकलकर अनंत अकेलेपन से मुक्ति पा चुकी थी। लिंग शी एर को ऐसा लग रहा था मानो वह सपने में हो। अंततः उसे ये देखने का मौका मिला कि बाहरी दुनिया कैसी है। पब फ्यूचर विज्ञापन ... जब यी यून ने एकांतवास शुरू किया उसी दौरान लाखों मील दूर जेडवेव संप्रदाय के मूल परिसर में अन्य घटनाएं घटित हुईं। जब से जेडवेव संप्रदाय यहाँ से स्थानांतरित हुआ है ये स्थान वीरान हो गया है। विशेष रूप से जेडवेव संप्रदाय की विश्व पत्थर की खान को सील कर नष्ट कर दिया गया था। ये किसी खंडहर से कम नहीं दिखता था। हालांकि ऐसी कई चीजें थी जिन्हें सील नहीं किया जा सकता था। उसी क्षण जमीन के बहुत नीचे ठंडे प्राचीन खंडहर में एक आकृति प्रकट हुई। यह अचानक प्रकट हुआ था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह मौजूदा दुनिया का हिस्सा है। वह व्यक्ति लाल बालों वाला और काले कपड़े पहने हुए था। वह बेहद जवान दिख रहा था। उन्होंने प्राचीन खंडहरों और घनीभूत रूप से बनी कब्रों का अध्ययन किया और उनमें हजारों छेद पाए। कब्रें ऐसी लग रही थी मानो उन्हें जोता गया हो। सभी ताबूत खुले और खाली थे। आखिर हुआ क्या? लाल बालों वाले आदमी की आवाज खंडहर में गूंज उठी। मुझे राक्षसी सेवकों के साथ कुछ होने का आभास हुआ था, लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत ही एक ठंडी और भयावह आभा निकली जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। हालांकि चाहे उसकी आभा कितनी भी दूर तक फैली हो, लाल बालों वाले व्यक्ति को राक्षसी सेवकों की आभा का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। इन राक्षसी सेवकों के जागने का समय अभी नहीं आया था, और यदि उनमें से कुछ समय से पहले जाग भी जाते तो वे अल्पसंख्यक ही होते। उन सभी का इतनी अचानक जाग जाना असंभव था। ये सोचना भी भयानक है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैतानी सेवकों के निशान पहचान सकता है और ऐसा काम कर सकता है। चाहे वह कोई भी हो, इस व्यक्ति को मरना होगा वरना सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। अगर कोई साधारण योद्धा भी गलती से इस खंडहर तक पहुंच जाता तो भी उसके लिए राक्षसी सेवकों को ढूंढना नामुमकिन था। कब्रिस्तान को एक विशाल कवच से सील कर दिया गया था और इसके अलावा राक्षसी सेवकों को ढूंढना भी बहुत कठिन था। ऐसा लगता है कि योजना को आगे बढ़ाना होगा। लाल बालों वाला आदमी अपने आप से कुछ बुदबुदाया और एक कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे अंतरिक्ष में अजीबोगरीब विकृतियां होने लगीं। एक ही कदम में उसने विशाल दूरी तय कर ली और जल्द ही वह उस प्राचीन खंडहर से बाहर निकल आया। और इस पूरे दृश्य को किसी ने नहीं देखा। जेडवेव संप्रदाय की मूल भूमि शांत और निर्जन बनी रही। ऐसा लग रहा था मानो वह एक वीरान भूमि हो जहाँ पहले कभी कोई प्राणी नहीं आया हो। अध्याय 1207 अर्धऋषि स्तर। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। समय एक अकल्पनीय गति से बीतता गया। उस भूमिगत दुनिया में जहां यी यून ने एकांतवास किया था, आकाश में स्थित शुद्ध यांग सूर्य से दिन और रात का निर्धारण किया जा सकता था, लेकिन वहां केवल एक ही ऋतु थी। प्रचुर युवांची ऊर्जा के कारण यहाँ की वनस्पति सदाबहार थी। ये सचमुच एक स्वर्ग था। लिंग शी एर को लगा कि वह इस छोटी सी दुनिया में अपना पूरा जीवन खुशी से बिता सकती है, खासकर जब वह रमणीय दृश्यों को देखती और यी यून के साथ बिताए पलों के बारे में सोचती। एकमात्र खामी ये थी कि वह यी यून को शायद ही कभी आराम करते हुए देखती थी। दिन प्रतिदिन यी यून लगातार व्यस्त रहता था। उदाहरण के लिए, एक बार वह रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में घुस गया और दरवाजा बंद करके 2 साल तक वहीं रहा। लिंग शी एर के जागने के बाद से विधर्मी देवता अग्नि बीज में गुणात्मक परिवर्तन आया। इसने यी यून को इस पर और भी अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दी। जब यी यून को पहली बार विधर्मी देवता अग्नि बीज प्राप्त हुआ था, तब वह गोलियां बनाते समय केवल एक चिंगारी को ही नियंत्रित कर पाता था। बाद में डोंग शाओकिंग द्वारा लाई गई बहुमूल्य जड़ी बूटी की बदौलत यी यून ने मानसिक पोषण की गोलियां बनाई और उनका सेवन किया। अग्नि को नियंत्रित करने में अधिक निपुणता प्राप्त करने के साथ वह विधर्मी देवता अग्नि बीज की 2 चिंगारियों को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। और अब लिंग शी एर के जागने के बाद विधर्मी देवता अग्नि बीज में एक आत्मा समाहित हो गई। इसके अलावा लिंग शी एर को यी यून पर अपार विश्वास और भरोसा था। यह विधर्मी देवता अग्नि बीज में भी परिलक्षित हुआ, क्योंकि ज्वाला पूरी तरह से यी यून का अभिन्न अंग बन गई। अब जब यी यून ने विधर्मी देवता अग्नि बीज का प्रयोग किया तो उसे ऐसा लगा मानो वह इसे करोड़ों वर्षों से धारण किए हुए हो।
वह बिना किसी परेशानी के 10 लौकिलप्टों को नियंत्रित कर सकता था और साथ ही एक गोली भी बना सकता था। इससे यी यून के रसायन शास्त्र कौशल और निर्जन स्वर तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई। इसलिए 2 वर्षों के एकांतवास के दौरान यी यून ने दिव्य रसायन शास्त्री के नोट्स में दर्ज ऋषि स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास शुरू किया। गोलियों और अवशेषों की व्यापक विविधता के साथ साथ नई गोली बनाने के फॉर्मूले की खोज के कारण कम गुणवत्ता वाली गोलियों के बीच कोई वर्गीकरण नहीं था। हालांकि वास्तव में उच्च कोटि की गोलियों के लिए अलिखित श्रेणियां थीं। जो लोग ऋषि स्तर की गोलियों और अवशेषों को परिष्कृत कर सकते थे उन्हें रसायन शास्त्री ऋषि माना जाता था। स्काईफायर सीक्रेट हैंड्स के गर्व का कारण यह था कि 9 काल्ड्रॉन केमिकल सेक्ट ने पहले 2 रसायनज्ञ ऋषियों को जन्म दिया था। उनमें से एक ने ही एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम मदर फ्लेम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। इन 2 रसायन शास्त्री ऋषियों ने 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय की विरासत का निर्धारण किया। उनके कार्यों ने 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय की समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। और अब यी यून ने असंख्य अमर मंडप के विनाश से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली थीं, जिससे उसके पास दर्जनों सामग्रियां थीं और वे सभी अत्यंत मूल्यवान थीं। इन सामग्रियों उन्नत विधर्मी देवता अग्नि बीज और बैंगनी क्रिस्टल की मदद से यी यून ने अंततः ऋषि स्तर की गोलियां बनाने का प्रयास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर लिया। दुर्भाग्यवश उसमें अभी भी कुछ कमी थी। वह केवल अर्धऋषि स्तर की गोलियों को ही परिष्कृत कर सकता था। एक शब्द के इस अंतर ने यी यून को बेहद नाराज कर दिया। तमाम अनुकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण होने के बावजूद वह उस छोटी सी बाधा को दूर नहीं कर सका। दरअसल कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी में भी, जो अपनी रसायन विद्या के लिए प्रसिद्ध थी, अर्धऋषि रसायनज्ञों को पहले से ही अत्यंत सम्मान प्राप्त था। वे किसी प्रमुख संप्रदाय के गुरु या वरिष्ठों के स्तर पर थे। यहाँ तक कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड स्वयं भी अर्धऋषि बनने से बहुत दूर थे। उफ! रसायन प्रयोगशाला के अंदर यी यून ने राहत की सांस ली। कड़ाही में बचे हुए अवशेष देखकर उसे गहरा दुख हुआ। हालांकि उसने शोधन के लिए सबसे मूल्यवान जड़ी बूटियों का उपयोग न करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी कुछ मूल्यवान सहायक जड़ी बूटियों के नष्ट हो जाने पर उसे खेद हुआ। कुछ पूरक जड़ी बूटियां तो सर्वोच्च शक्तियों को भी ईर्ष्या से लाल कर देती। केवल यी यून जैसा धनी व्यक्ति ही उस स्तर की जड़ी बूटियों का प्रयोग के लिए कर सकता था। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। अगर मैंने और कोशिश की तो बहुत सारी जड़ी बूटियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरी साधना में देरी हो गई है और मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। मेरे पास तैयारी की कमी है, इसलिए रातों रात रसायन शास्त्री ऋषि बनना बहुत मुश्किल है। इसी विचार के साथ उसने तैरते हुए दिव्य रसायन शास्त्र के बर्तन पर एक नजर डाली। अचानक उसके मन में एक विचार आया। दिव्य रसायन शास्त्र का पात्र सर्वोच्च श्रेणी का पात्र था। काफी हद तक ये औषधि बनाने की सफलता दर निर्धारित करता था। दुर्भाग्यवश दिव्य रसायन शास्त्र का पात्र अधूरा था। कोर एरे के न होने के कारण इसकी गुणवत्ता में भारी गिरावट आई थी। अगर मैं दिव्य रसायन शास्त्र के बर्तन को ठीक कर सकूं तो शायद मैं ऋषि स्तर की गोलियां बना सकूं। इस विचार के साथ यी यून को कुछ हद तक प्रलोभन महसूस हुआ। एक बार जब वह रसायन शास्त्री ऋषि बन जाएगा तो सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। वह सेलेस्टियल युआन पिल्स, ट्रू ड्रैगन रेलिक्स, ग्रेट यूनिटी लक पिल्स और अन्य ऋषि स्तरीय पिल्स को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकेगा। फिर उसके सर्वोच्च बनने का दिन दूर नहीं होगा। जब वह समय आएगा तो असंख्य अमर मंडप जैसी शक्तियां उसके लिए कुछ भी नहीं होंगी। उसे नगर स्वामी किन और उनके साथियों की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अकेले ही किसी भी शत्रु का आसानी से नाश कर सकता है। दुर्भाग्यवश दिव्य रसायन शास्त्र के बर्तन की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। इसे सुधारने के लिए उसे एक शोधक गुरु और एक प्राचीन रहस्यमय सरणी की आवश्यकता थी। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। एक और साल बीत गया और वह दिन आ गया जब यी यून आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गई। इतने लंबे समय तक उससे न मिलने के बाद लिंगशी एर को उसकी बहुत याद आ रही थी। भाई जी, आप इतने लंबे समय तक एकांत में क्यों रहे? आपने क्या किया? लिंगशी यी यून से कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी। वह दौड़कर उनके पास पहुंच गई और गर्मजोशी से उनकी बाहों को थाम लिया। यी यून ने लिंगशी एर के नन्हे से सिर को सहलाते हुए मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि कई बोतलें निकाली। मायरीड इमोर्टल पवेलियन से गायब हो चुकी सभी बहुमूल्य जड़ी बूटियों को यी यून ने गोलियों में बदल दिया था। इनमें से लगभग 100 गोलियां अर्धऋषि स्तर की थीं। जहां तक उनसे थोड़े कम स्तर की गोलियों की बात है, उनकी संख्या 1000 से अधिक थी। हालांकि यी यून में अभी भी ऋषि श्रेणी की गोलियां बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इससे उसे उनका उपयोग करने से नहीं रोका। बिना कुछ बचाए उसने उन सभी को बना लिया। हालांकि औषधीय गुणों का थोड़ा दुरुपयोग हो रहा था, फिर भी यह एक स्वीकार्य समझौता था। आखिर बहुमूल्य जड़ी बूटियों का उपयोग तो होना ही चाहिए। अगर भविष्य में ये खत्म हो जाएं, तो वह इन्हें फिर से खोज सकता है। लेकिन अगर उसका समय और क्षमता बर्बाद हो जाए तो उन्हें कभी वापस नहीं पाया जा सकता। अब यी यून हर कीमत पर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इतनी सारी गोलियां? लिंगशी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, दुर्भाग्य से मेरी रसायन शास्त्र की क्षमताएं अपर्याप्त हैं। मैं सर्वोत्तम धातुएं तो नहीं बना पाया, लेकिन इनसे काम चल जाएगा। अगर दूसरे संप्रदायों को यी यून का ये बेपरवाह जवाब पता चलता तो शायद वे रो पड़ते। गोलियों का ऐसा जत्था कई बड़े गुटों के संयुक्त औषधि भंडारों से भी अधिक मूल्यवान था। भले ही उनके पास यी यून जैसी ही बहुमूल्य जड़ी बूटियां हों, फिर भी उन्हें अन्य औषधि निर्माण संप्रदायों से उन्हें शुद्ध करने की विनती करनी पड़ेगी। और अगर वे किसी को ऐसा करने के लिए नियुक्त भी कर लेते हैं तो परिणाम स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के स्तर का ही होगा। शुद्ध की गई गोलियों की गुणवत्ता यी यून की गोलियों से कहीं घटिया होगी। यी यून ने अपने भंडार से लगभग 1 दर्जन आत्मा पोषण की गोलियां चुनी, जिनमें शेष खोखली आत्मा की गोलियां भी शामिल थीं, और उन्हें लिंगशी एर को सौंप दिया। जिए, अब तुम्हारे लिए साधना शुरू करने का समय आ गया है। साधना? ये शब्द सुनकर लिंगशी एर थोड़ी हैरान रह गई। अपने अस्तित्व के करोड़ों वर्षों में उसने कभी साधना नहीं की थी। हाँ, जितना अधिक आप साधना करेंगे, आपकी आत्मा उतनी ही प्रबल होगी। आपके निराकार शरीर को भी क्षति पहुंचाना उतना ही कठिन हो जाएगा। इसके अलावा आपके वास्तविक स्वरूप विधर्मी देवता अग्नि बीज की आध्यात्मिकता भी प्रबल हो जाएगी। मेरे लिए इसे नियंत्रित करना आसान हो जाएगा, जिससे मैं और भी उच्च श्रेणी की औषधियां प्राप्त करने का प्रयास कर सकूंगा। यी यून की बातें सुनकर लिंगशी एक क्षण भर के लिए अचंभित रह गई। क्या मेरी साधना भाई की मदद करेगी?
हाँ जी ए, तुम्हारे जागने के बाद विधर्मी देवता अग्नि बीज को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। ठीक है, तो मैं साधना करूंगी। लिंग शी ए ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी काली आंखें मानो चमक उठीं। अध्याय 1208 10,000 परियों का दिव्य कैनन। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। लिंग शी ए द्वारा साधना शुरू करने के बाद यियुन ने एक अन्य साधना कक्ष में प्रवेश किया। खेती का कक्ष सादा था। उसमें केवल आध्यात्मिक घास के एक छोटे से हिस्से के बीच में एक पत्थर का पलंग था। यियुन पत्थर के पलंग पर बैठ गया और कुछ दिन स्वयं को उस अवस्था के अनुकूल ढलने में बिताए, जिसके बाद अंततः वह गोलियां बनाने की अवस्था से बाहर आ गया। जब उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया में अकेला व्यक्ति बचा हो, तो यियुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी पर हाथ फेरते हुए एक चमकदार कागज का टुकड़ा निकाला। ये 10,000 परियों के दिव्य ग्रंथ का बचा हुआ पृष्ठ था। यह उसे उसके गुरु फेलिसिस रेनलॉर्ड ने उनसे विदा होने से पहले दिया था। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने एक बार कहा था कि यदि किसी के पास शक्ति की कमी हो तो 10,000 फे डिवाइन कैनन सीखने का प्रयास लाभ से अधिक हानिकारक होगा। अब यियुन दाओ पैलेस के प्रथम तल स्तर पर था और सर्वोच्च शक्तियों से बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम था। उसके भीतर नीले रंग का दिव्य वृक्ष और विधर्मी देवता का अग्नि बीज मौजूद था, इसलिए वह अब निश्चिंत होकर ऐसा करने का प्रयास कर सकता था। साधना तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, साधना उतनी ही तेजी से होगी। उस पर महारत हासिल करने के बाद वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी। यदि किसी भिन्न साधना तकनीक से उसी हमले को शक्ति प्रदान की जाए तो उसका प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। 10,000 दिव्य परियों का ग्रंथ 12 दिव्य लोकों की सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक थी। अनगिनत लोग इसके एक भी पन्ने को पाने के लिए पागल हो जाते। इसका एकमात्र परिणाम एक भीषण युद्ध होता। यियुन ने बचे हुए पन्ने को अपनी हथेली में रखा और धीरे से उसे ऊपर की ओर सरकाया। तुरंत ही बचा हुआ पन्ना ऊपर उड़ गया और हवा में तैरने लगा। इसके बाद इसने एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की, जिससे छोटा साधना कक्ष उस सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उसी समय यियुन के दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। 10,000 परी दिव्य कैनन का बचा हुआ पृष्ठ परियों के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन मेरे वंश में स्वर्ग भक्षक अजगर की वंशावली है। इसके अलावा मेरे पास 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा और 9 नवजात शिशु मेरे प्रतीक के रूप में हैं। मैं इस साधना तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। यियुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक उन्हें खोल दिया। उनकी आंखों में एक शानदार तारों भरा आकाश था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो सूरज उग रहा हो। यियुन की ओर भारी मात्रा में युआंची प्रवाहित हुई। धीरे धीरे यियुन के शरीर पर सुनहरे रंग के चिन्ह प्रकट होने लगे। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि ये सुनहरे चिन्ह नियमवाचक रेखाएं थीं। यियुन के चारों ओर नियम मंडरा रहे थे और उसकी त्वचा पर इस तरह प्रकट हो रहे थे मानो वे उसके मांस और रक्त में विलीन हो रहे हों। अनगिनत सुनहरे मंत्र धीरे धीरे पूरे साधना कक्ष में फैल गए। जैसे ही वे यियुन के चारों ओर गहन रूप से घूमने लगे, उन्होंने भयानक नियमिक उतार चढ़ाव उत्सर्जित किए। पब फ्यूचर विज्ञापन। और इन सभी नियमों के बीच यियुन पत्थर के पलंग पर बैठा था। उसका ऊपरी भाग पूरी तरह से फटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर, उसकी कोमल त्वचा पर नियम संबंधी रेखाएं हर जगह बनी हुई थीं। वे मानो सुनहरी त्वचा की एक और परत थी जो बेहद चमकदार थी। यियुन की आंखों के सामने अवर्णनीय तरीके से नामशास्त्रीय प्रतीक कौंध गए। जब यियुन आकर्षक प्रतीकात्मक चिन्हों से घिरी हुई थी, तब समय धारा के प्रवाह की तरह बह रहा था। अनजाने में ही स्वर्ण कौवा और 9 नवजात शिशु के प्रतीक प्रकट हुए। यहाँ तक कि नीले रंग के दिव्य वृक्ष की परछाई भी यियुन के शरीर के पीछे दिखाई दी। स्वर्ण कौवा और 9 नवजात शिशु नीले रंग के दिव्य वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और उनकी आवाजें स्वर्ग तक पहुंच सकती थीं। नीले रंग के दिव्य वृक्ष के पीछे फुसान के साथ तांग घाटी की एक मंद छवि भी उभर आई। यियुन के पीछे मानो एक बिल्कुल नई दुनिया प्रकट हो उठी और वह इस दुनिया में सभी व्यवस्थाओं का पूर्ण स्वामी बन गया। प्राकृतिक नियम उसके हाथों में थे। समय के प्रति असंवेदनशील साधना में यियुन मानो एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया था। उसने किसी अन्य साधना तकनीक का अभ्यास करते समय कभी भी ऐसी घटना का अनुभव नहीं किया था। नामशास्त्रीय चिन्ह उसकी त्वचा, मांस और रक्त में अंकित हो गए थे। ये सभी बातें यियुन की अनुभूति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थीं। ये किसी नए शरीर में पुनर्जन्म लेने से भी अधिक आश्चर्यजनक अनुभव था। यियुन साधना में लीन हो गया, बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूल गया। भूमिगत दुनिया बेहद सुरक्षित थी। लिंग शी एर भी साधना कर रहा था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता हो। असंख्य शहर। कुछ साल पहले हुए उथल पुथल भरे बदलावों के बाद मायरीड सिटी पूरी तरह से बदल गई थी। एकमात्र चीज जो नहीं बदली वह ये थी कि यह असंख्य दिव्य क्षेत्रों का केंद्रीय व्यापारिक केंद्र बना रहा। यह अब भी अत्यधिक समृद्ध था। असंख्य दिव्य क्षेत्रों या यहाँ तक कि अन्य दिव्य क्षेत्रों से योद्धा लगातार आते रहते थे। टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आते ही वे उत्सुकतापूर्वक मायरीड सिटी में प्रवेश करेंगे। मैंने मायरीड सिटी में स्थित युनशिन लॉफ्ट के बारे में सुना है, जो अपनी बेची जाने वाली गोलियों के लिए बेहद मशहूर है। मैं इस बार कुछ दवा खरीदने आया हूँ। मैं यहाँ दवा खरीदने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि युनशिन लॉफ्ट का असली मालिक यियुन है। वही था जिसने असंख्य अमर मंडप के विनाश का नेतृत्व किया था। मैं भी यही जानता हूँ। यंग मास्टर ये सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। यियुन। लोगों के इस समूह के पीछे हुड पहने एक व्यक्ति यियुन का नाम सुनकर अचानक रुक गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने दूर स्थित मायरीड सिटी के क्षितिज की ओर देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। नकाबपोश व्यक्ति मायरीड सिटी में प्रवेश नहीं किया और इसके बजाय पास के ही एक पहाड़ पर प्रकट हुआ। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपनी हुड हटा दी। अगर यियुन यहाँ होता तो वह इस व्यक्ति को तुरंत स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के रूप में पहचान लेता। ग्रैंड अल्केमिकल कम मेडिकल मीट में वापस आकर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स बच निकला था, लेकिन अपने संप्रदाय में लौटने के बाद उसे सोआरिंग सरपेंट स्काईफायर को खोने और एक अन्य शिष्य की एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम चाइल्ड फ्लेम को खोने के लिए दंडित किया गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह एक ऐसे कनिष्ठ योद्धा से हार गया जिसने रसायन विद्या में 1 शताब्दी से भी कम समय का अभ्यास किया था। यियुन ने उसे घोर अपमान का पात्र बना दिया था। उसे लगा कि यियुन ने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है।
उसकी आकाश अग्नि छीन लिए जाने के कारण उसकी शक्ति और रसायन विद्या कौशल में भारी गिरावट आई थी। जब तक यीयुन जीवित था, वह अपने भीतर के उन मानसिक राक्षसों को नष्ट नहीं कर सकता था जो उसे सता रहे थे। यीयुन स्वयं केवल दाव पहले स्तर पर था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने यीयुन से निपटने के लिए एक विशेष उपकरण तैयार किया था। उसे विश्वास था कि यदि वह अप्रत्याशित रूप से यीयुन को मारने में असफल भी हो जाता है तो वह यीयुन की ज्वाला को छीनने में सक्षम होगा। यीयुन की विशेष ज्वाला ने उसके मन में एक तरह की तड़प पैदा कर दी। हालांकि जब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स मायरीड सिटी वापस लौटे तब तक यीयुन एकांतवास में जा चुके थे। उन्होंने कई वर्षों तक उनकी खोज की लेकिन असफल रहे। हालांकि यीयुन का पता अज्ञात था, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बहुत धैर्य बनाए रखा। उन्हें विश्वास था कि वे यीयुन के प्रकट होने के दिन तक प्रतीक्षा कर सकेंगे। यीयुन, तुमने उस विशेष ज्वाला की बदौलत ही दुष्ट आत्माओं को भगाया और महामारी का इलाज किया। जब मैं तुमसे तुम्हारी ज्वाला छीन लूंगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और मैं रसायन शास्त्रीय ऋषि बनने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ूंगा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने भारी और भयावह भाव से खुद से बुदबुदाया। उसे जो अपमान सहना पड़ा था वह मानो फूटकर विस्फोट करने ही वाला था। उसे अपना गुस्सा निकालना ही था। यीयुन मायरीड सिटी का एक महान व्यक्तित्व बन चुका था और हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। वहीं वह एक तिरस्कृत आवारा की तरह हो गया था। लेकिन उसी क्षण अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, घृणा की एक बहुत तीव्र भावना। मुझे विस्तार से क्यों नहीं बताते? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का शरीर अकड़ गया। कौन चुपके से उसकी नजरों में आए बिना उसके पीछे प्रकट होने में कामयाब हो गया था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की आकृति तुरंत दूर उड़ गई और फिर मुड़कर देखा तो पाया कि कुछ ही कदमों की दूरी पर एक लाल बालों वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। लाल बालों वाले आदमी ने उसे उदासीनता से देखा। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मैंने यीयुन का नाम कई बार सुना है। लगता है तुम्हें उससे कोई दुश्मनी है। बेहतर होगा कि तुम मूर्खतापूर्ण हरकत न करो। हालांकि मैं अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा हूं, फिर भी तुम्हें आसानी से हराया जा सकता है। तुम कौन हो? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स दहशत से भर गया। वह व्यक्ति अजीब तरह से बोल रहा था और उसके हाव भाव विचित्र थे। लाल बालों वाले आदमी के सामने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को लगा जैसे उसकी आत्मा दमित हो रही हो। वह आदमी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे पता भी नहीं चला। मैं अपना सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा, मुझे यीयुन के बारे में बताओ, लाल बालों वाले आदमी ने फिर कहा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को यह आभास हुआ कि अगर उसने उसे जवाब नहीं दिया तो लाल बालों वाला आदमी तुरंत हमला कर देगा। अध्याय 1209 संकट। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। लाल बालों वाले उस व्यक्ति के सामने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की ऊर्जा थम सी गई। प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, लेकिन लाल बालों वाले उस व्यक्ति के सामने वह केवल आत्मसमर्पण कर सकता था। उस व्यक्ति का दबाव असहनीय था। उसने लाल बालों वाले आदमी को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। अरे, वह दाव पहले स्तर की साधना से ही आसानी से महामारी को दूर कर सकता है। हाँ, मैं उन दुष्ट आत्माओं का कुछ भी नहीं कर सका। जिस आसानी से उसने उन्हें भगा दिया वह समझ से परे है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने जरूरत से ज्यादा सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। लाल बालों वाले उस व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचने लगा, दाव महल के स्तर का योद्धा किसी प्रेतग्रस्त व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना राक्षसी सेवकों को कैसे नष्ट कर सकता है? ऐसा प्रतीत होता था कि यीयुन के कुछ रहस्य थे। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लाल बालों वाले आदमी की आवाज अचानक बदल गई। उसी क्षण स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को लगा जैसे उसके शरीर में दौड़ता सारा खून जम गया हो। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। कुछ भी नहीं। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका दांत्यान तेजी से जम रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह एक ज्वाला है। उसके पास एक प्रकार की अजीब ज्वाला है। उसने इस ज्वाला का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को जलाने के लिए किया होगा। उद्धरण चिन्ह। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। आखिरकार लाल बालों वाले आदमी ने उसे छोड़ दिया। अपनी गर्दन पकड़े हुए स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स गहरी सांसें ले रहा था। कुछ ही पल पहले उसकी साधना लगभग ठप हो गई थी। आग। लाल बालों वाला आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसे ऐसी कोई ज्वाला नहीं सूझी जो प्रेतग्रस्त व्यक्ति के दांत्यान को नुकसान पहुंचाए बिना राक्षसी सेवकों को आसानी से जला सके। इन सभी बातों का पता लगाया जा सकता था, लेकिन केवल तभी जब ही उनको पकड़ लिया गया। उसने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की ओर देखा और कहा, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो अपना जीवन आत्मा मुझे समर्पित कर दो या फिर मर जाओ। लाल बालों वाले व्यक्ति की बातें सुनकर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि आज की विपत्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है। नाइन कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट के एक प्रतिभाशाली कीमियागर के रूप में उनमें अपना स्वाभिमान था, तो वे इतनी आसानी से अपनी आत्मा का त्याग कैसे कर सकते थे? यह मत सोचो कि हार मान लेने से तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। कुछ ही वर्षों में 12 स्वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह मेरी जाति का शासन होगा। मेरी जाति की शक्ति का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मेरे पास जनशक्ति की इतनी कमी न होती तो मैं तुम्हें मौका ही न देता। मैं इस बकवास को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम्हें और अधिक शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने शत्रु को मार सकोगे, अन्यथा तुम अभी मर जाओगे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जिससे स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के होंठों के कोने फड़क उठे। क्या 12 दिव्य स्वर्गों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? ये तो एक मजाक है। उसने लाल बालों वाले आदमी की ओर देखा। हालांकि इस समय वह उस आदमी से भयभीत था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने महसूस किया कि वह केवल सर्वोच्च स्तर पर था। उससे ऊपर अभी भी दिव्य स्वामी थे और उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली सत्ताएं थीं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से 12 एम्पायरियन स्वर्गों को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। लाल बालों वाले आदमी की बातों से उसे जो समझ आया, उससे यह पता चला कि उसकी जाति के लोग और भी अधिक शक्तिशाली थे। वे कहीं आसपास छिपे हुए थे और किसी को पता भी नहीं चला था। ये कहाँ से आए? क्या ये सिंघोल हो सकते हैं? किसी अज्ञात कारण से स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को अचानक उन दुष्ट आत्माओं की याद आ गई जिन्हें यीयुन ने नष्ट किया था।
दुष्ट आत्माओं का अचानक प्रकट होना, प्राचीन खंडहर और लाल बालों वाले व्यक्ति द्वारा दुष्ट आत्माओं के बारे में की गई पूछताछ ने उसे कई बातों को आपस में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। क्या उन दुष्ट आत्माओं को तुम्हारी जाति ने पाला था? स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स को अचानक इस संभावना का एहसास हुआ और उसने पूछा, तुम तो बड़े होशियार हो। सच में वो राक्षसी सेवक हमारी ही जाति के हैं, लेकिन अगर वो नष्ट हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि तुमने जिस यून का जिक्र किया है उसमें मेरी थोड़ी दिलचस्पी तो है, पर उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, वो तो हमारी जाति का एक मामूली सदस्य मात्र है। लाल बालों वाले उस व्यक्ति ने बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काली गैस निकली, मानो वह स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स की आत्मा को सोख लेने वाला हो। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि लाल बालों वाले व्यक्ति की कही कई बातें सच थीं। अगर ऐसा था तो लाल बालों वाले व्यक्ति के प्रति निष्ठा जताना उसके लिए वाकई शक्तिशाली बनने का एक अवसर था। इसके अलावा उसके सोआरिंग सरपेंट स्काईफायर के छिन जाने, संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा गिरने और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण वर्तमान में उसका कोई भविष्य नहीं था। मैं हार मान लेता हूँ, स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने भारी स्वर में ये शब्द कहे। हर शब्द के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ... दिन और ऋतुएं तेजी से बीत गईं। येयून के एकांतवास शुरू करने के बाद से 20 वर्ष बीत चुके थे। येयून की एकांत गुफा का प्रवेश द्वार रेत की परतों से ढका हुआ था। उसके ऊपर वनस्पति उगाई थी और यदि छलावरण की व्यवस्था हटा भी दी जाती तो भी कुछ भी असामान्य नहीं लगता। अधिकांश योद्धाओं के लिए 20 वर्ष पलक झपकने जितना समय होता है। हालांकि येयून के लिए यह बहुत लंबा समय था। इससे पहले येयून ने आदिम स्वर्ग की परीक्षाओं में 18 वर्षों का एकांतवास ही किया था। येयून ने 30 वर्ष की आयु में तियान युआन लोक छोड़ दिया और 12वें स्वर्ग में पहुंचने पर लुओ वंश के साथ 20 वर्ष बिताए। बाद में वे आनंदमय वर्षा देवता के शिष्य बन गए और नीले लकड़ी के महान लोक में जाने से पहले 4 वर्ष तक अपने दाव को प्रकट करने में व्यतीत किए, जहां उन्होंने दिव्य भगवान और कांस्य दानव के बीच युद्ध देखे। जब वे यांग देवता स्वर्ग में सूर्य दफन रेत सागर पहुंचे तब येयून लगभग 60 वर्ष के थे। सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी और मायरी डिवाइन टेरिटरी में विकास का अनुभव करने के बाद येयून एक बार फिर एकांत में चले गए और उनकी साधना लगभग 100 साल की हो चुकी थी। 20 वर्षों के एकांतवास के दौरान येयून ने अपने पास मौजूद अधिकांश अदृश्य औषधियां और अवशेष खर्च कर दिए। खर्च की दर भयावह थी। नौकड़ाही रसायन संप्रदाय जैसे विशाल संप्रदाय भी अपने भंडार में ऋषि स्तर की गोलियों को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए रखते थे। उनके पास ऋषि स्तर की गोलियां बहुत कम होती थीं और उन्हें संप्रदाय की आधारशिला माना जाता था, जिसकी रक्षा संप्रदाय प्रमुख या वरिष्ठ अधिकारी करते थे। ऐसी परिस्थितियों में नौकड़ाही रसायन संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य का 100 वर्षों के भीतर कुछ अर्धऋषि स्तर की गोलियों या अवशेषों का सेवन करना प्रभावशाली होता। हालांकि येयून ने 20 वर्षों के भीतर लगभग 80 गोलियां खा ली थीं। अब येयून के शरीर में बड़ी मात्रा में औषधीय तत्व मौजूद थे जिनका शुद्धिकरण नहीं हुआ था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने एक और अर्धऋषि दाव पैलेस मैनिफेस्टेशन पिल खाए और उसका शुद्धिकरण शुरू कर दिया। अन्य गुटों के अनुयायियों के लिए इस प्रकार की खपत स्वर्ग के खजाने को नष्ट करने के समान होगी। यदि उन्हें अर्धऋषि स्तर की गोली मिल भी जाए तो वे उसे बिना एक बूंद भी बर्बाद किए पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए 1 या 2 दशक तक एकांतवास में रह सकते हैं। यदि वे और अधिक खाना चाहें भी तो भी शायद वे उसे पूरी तरह से पचा न पाएं। हालांकि येयून के भीतर नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष था जिसे विकसित होने की आवश्यकता थी। जिस गति से वह गोलियां खर्च करता था उसकी तुलना अन्य प्रतिभाशाली लोग नहीं कर सकते थे। अब येयून का नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष 200 फीट से अधिक लंबा हो चुका था। नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष 9 रत्न दाव महल के साथ विलीन हो चुका था, इसलिए दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष हर 100 फीट बढ़ने पर येयून का दाव महल एक और मंजिल बढ़ जाता था, जिसका अर्थ था कि वह दाव महल के एक उपक्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। अब येयून दाव महल की 3री मंजिल पर पहुंच चुका था और 4थी मंजिल की ओर अपने पहले कदम बढ़ा रहा था। हालांकि येयून को यह नहीं पता था कि उनके एकांतवास के दौरान असंख्य दिव्य क्षेत्र और यहां तक कि संपूर्ण यांगदेव स्वर्ग एक बड़े संकट का सामना कर रहा था। 3 साल पहले नगर प्रमुख किन ने येयून की गुप्त खोज के लिए कई लोगों को भेजना शुरू किया था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि येयून ने खुद को कहां छिपा लिया है। असंख्य दिव्य क्षेत्र विशाल था, इसलिए एक व्यक्ति की खोज भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान थी। शुरुआत करने का भी कोई तरीका नहीं था। अध्याय 1210 बिन बुलाया मेहमान। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। मायरियत सिटी, युनशिन लॉफ्ट। येयून के 20 से अधिक वर्षों के एकांतवास के दौरान युनशिन लॉफ्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः मायरियत सिटी का सबसे बड़ा चिकित्सा क्लिनिक बन गया। अधिकांश विकास स्पष्ट रूप से पैराडाइज चैप्टर, गुयुआन परिवार और नगर प्रमुख किन के मार्गदर्शन के कारण हुआ, लेकिन यह आंशिक रूप से डोंग शियाओवान की प्रबंधन क्षमता के कारण भी था। येयून ने युनशिन लॉफ्ट को 2 लड़कियों नांगोंग रू एर और डोंग शियाओवान के हवाले कर दिया था। रू एर को शोहरत या मुनाफे की कोई परवाह नहीं थी और वह प्रबंधन में माहिर नहीं थी, लेकिन डोंग शियाओवान इस मामले में काफी प्रतिभाशाली थी। वर्षों बीतने के साथ युनशिन लॉफ्ट ने 2 शाखा स्टोर भी खोल लिए थे, एक में हथियार और दूसरे में ताबीज बेचे जाते थे। येयून के बिना युनशिन लॉफ्ट में स्वाभाविक रूप से बेहतरीन दवाइयों और गोलियों की कमी थी, लेकिन साधारण गोलियों की बिक्री में वे उचित मूल्य पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम थे। ग्राहकों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। ये बात विशेष रूप से कुछ साल पहले सच थी जब मायरीड सिटी के कई प्रमुख गुटों ने मिलकर एक खजाना मूल्यांकन सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें युनशिन लॉफ्ट ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरूप युनशिन लॉफ्ट की 2 महिला बॉस डोंग शियाओवान और रू एर अत्यधिक सम्मानित हो गईं। इस समय युनशिन लॉफ्ट की दूसरी मंजिल पर टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे की रखवाली कर रहा था। उनका नाम ली जोंग था, जो दाव पैलेस के 6ठे तल के विशेषज्ञ थे। हालांकि मायरीड सिटी में दाव पैलेस के विशेषज्ञ अनेक थे, लेकिन उच्च तल के विशेषज्ञ अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। आखिरकार सर्वोच्च पद प्राप्त करने पर कोई भी प्रमुख गुट का एल्डर बन सकता था। हालांकि ली जोंग युनशिन लॉफ्ट में केवल गार्डों का मुखिया था। यह एक अच्छी नौकरी थी, वेतन अच्छा था और इससे कुछ रुतबा भी मिलता था। ली जोंग को यह पद डोंग शियाओवान की बदौलत मिला था।
जवानी में वह डोंग शाओकिंग का निजी अंगरक्षक था और उसने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। अब युनशिनलॉफ दिन भर के लिए बंद होने वाला था। पहली मंजिल का शोरगुल भरा हॉल भी आखिरकार शांत हो गया। ली जोंग एक सुइट के बाहर पहरा दे रहा था। किसी मुख्य रक्षक का दरवाजे पर पहरा देना स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता था कि अंदर बैठा मेहमान असाधारण था। ली जोंग को पहले से ही पता था कि पैराडाइज चैप्टर की परी यूकिन आ चुकी है। वह डोंग शियाओवान के साथ विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रही थी। पब फ्यूचर एड्स। युनशिनलॉफ में डोंग शियाओवान की स्थिति के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। जहां तक परी यूकिन की बात है, उन्हें स्वर्ग अध्याय की उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। अब परी यूकिन का दर्जा इतना ऊंचा था कि केवल परिवुक्सिया ही उनकी बराबरी कर सकती थी। शाओवान, मैंने सुना है कि पड़ोसी उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र में 20 साल पहले जैसी ही महामारी फैल गई है। कई प्रतिभाशाली साधक साधना करने में असमर्थ हैं और कई लोगों का जीवन खतरे में है। परी यूकिन के मन में कई चिंताएं थीं। हाथ में कप होने के बावजूद वह उत्कृष्ट पंचरंगी आय से हाथ चाय पीने के मूड में नहीं थी। क्या ये खबर 1 या 2 साल पहले की नहीं है? आप इसे अब दोबारा क्यों बता रहे हैं? डोंग शियाओवान ने ऊपर देखते हुए पूछा। यह कोई पुरानी खबर नहीं है, लेकिन हाल ही में ऐसी चर्चा चल रही है कि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के भीतर बुरी आत्माएं वास कर रही थीं, वे आखिरकार परिपक्व हो गए हैं। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति मर चुके हैं और भयावह प्राणियों में परिवर्तित हो गए हैं। उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है और वे निर्दयी और क्रूर भी हो गए हैं। वे राक्षसों से कम नहीं हैं। परी यूकिन के शब्दों ने डोंग शियाओवान के दिल को दहला दिया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दुष्ट आत्मा के प्रजनन का पात्र बनकर राक्षस में परिवर्तित होना, ये सोचकर ही उसे भयानक और भयावह महसूस हुआ। इससे उसकी रूह कांप उठी। क्या हमारे असंख्य दिव्य क्षेत्रों में यह महामारी फिर से फैलेगी? डोंग शियाओवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र भी एक विशाल दिव्य क्षेत्र था और उसकी शक्तियां असंख्य दिव्य क्षेत्रों से कमतर नहीं थीं। हालांकि उस विचित्र महामारी के सामने उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र के सभी शक्तिशाली व्यक्तित्व असहाय थे। मैंने सुना है कि उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र के लोगों को हमारे पक्ष से ही युवा मास्टर जी की क्षमताओं के बारे में पता चल गया है। वे अब उनकी तलाश में हैं। इसके अलावा नगर स्वामी हाल के दिनों में और भी अधिक चिंतित हो गए हैं। नगर स्वामी किन भी गुप्त रूप से युवा मास्टर जी की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। जब परी यूकिन ने यह कहा तो डोंग शियाओवान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सुशी यूकिन, मैं आपकी मंशा जानती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर युवा स्वामी मुझे जरा सी भी जानकारी देंगे तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी, लेकिन वे एकांतवास में हैं और यह बहुत लंबा समय होगा। उन्होंने जाने से पहले यही कहा था। जब वे एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे आसानी से इस महामारी का इलाज कर देंगे, भले ही यह हम तक फैल गई हो। 2 दशक पहले हुए भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन के बाद से ही यीयुन की प्रतिष्ठा कई लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थी, जिनमें डोंग शियाओवान भी शामिल थीं। यीयुन के मामले में वह पूरी तरह आश्वस्त थीं। हालांकि डोंग शियाओवान की बात सुनकर परी यूकिन ने अपना सिर हिलाया। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह महामारी इतनी सरल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो एक काला बादल धीरे धीरे पूरे दिव्य क्षेत्र को घेर रहा हो। उम्मीद है कि युवा मास्टर जी जल्द से जल्द एकांतवास से बाहर आएंगे और हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाएंगे। जैसे ही परी यूकिन अपनी इच्छा बता रही थी, उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद कई तरह की चटकने की आवाज़ें आईं। पब फ्यूचर विज्ञापन। परी यूकिन घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और अपनी दृष्टि से बाहर के क्षेत्र का अवलोकन करने लगी। जैसे ही उसे इसका आभास हुआ, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। युनशिनलॉफ्ट के बाहर एक नकाबपोश आदमी रात के उल्लू की तरह हवा में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे एक टूटी हुई पट्टिका पड़ी थी। युनशिनलॉफ्ट की वह पट्टिका जो 2 दशकों से टंगी हुई थी, इस नकाबपोश व्यक्ति ने तोड़ दी थी। कौन है ये? डोंग शियाओवान गुस्से से आग बबूला हो गई। इतने सालों में किसी ने भी युनशिनलॉफ्ट में दखल देने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब किसी ने सीधे युनशिनलॉफ्ट की पट्टिका को तोड़ दिया था। कौन आगे जीना नहीं चाहता? उसी क्षण रक्षक ली जोंग बाहर निकल आया। वह अपने साथ युनशिनलॉफ्ट के रक्षकों का एक समूह लेकर आया था। उनका काम आमतौर पर काफी आरामदेह होता था और आज पहली बार उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। हालांकि जैसे ही वे हवा में मंडराते हुए व्यक्ति के संपर्क में आए, उन्हें लगा मानो वे हवा की एक अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। उनके शरीर न केवल अकड़ गए, बल्कि वे तेजी से पीछे की ओर धकेल दिए गए। बम बम बम। रक्षक तोपों की तरह युनशिनलॉफ्ट में वापस जा गिरे, कई दीवारों और अलमारियों को तोड़ते हुए। कुछ तो युनशिनलॉफ्ट के पूरे हिस्से को भेदते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। उनके शरीर खून से लथपथ थे। अंकल ली। डोंग शियाओवान कुछ ही कदमों में ली जोंग के पास पहुंच गई। जब उसने ली जोंग की नब्ज जांचने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका चेहरा उतर गया। उस एक ही बार से ली जोंग की लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं। यहाँ तक कि उसकी नसें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हालांकि ली जोंग में अभी भी सांस चल रही थी, लेकिन उसे ऐसी चोटें लगी थीं जो उसकी साधना के आधे स्तर के बराबर थीं। भविष्य में उसकी शक्ति केवल घटती ही जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। शायद उसके पास जीने के लिए कुछ 100 साल भी न बचे हों। श्रीमती, जल्दी जल्दी निकल जाए। नगर स्वामी को सूचित कीजिए। नगर स्वामी किनको? ली जोंग ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे, क्योंकि उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह जानता था कि वह लगभग अपंग हो चुका है, लेकिन उस समय उसका ध्यान डोंग शियाओवान पर केंद्रित था। जेडवेव संप्रदाय में डोंग शियाओवान ही उत्तराधिकारी थी। इसी क्षण डोंग शियाओवान के बगल में परी यूकिन भी प्रकट हो गई। उसने तुरंत पैराडाइज चैप्टर के उच्च अधिकारियों को एक संदेश भेजा। हालांकि वह इस बात से भलीभांति अवगत थी कि काले लबादे वाला वह व्यक्ति अपनी ताकत से स्वर्ग अध्याय के उच्च अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता था। परी यूकिन को नहीं पता था कि वह उसका सामना कर पाएगी या नहीं। ये यून कहाँ है? मुझे बताओ वो कहाँ है? हवा में मंडराती आकृति ने एक बेहद कर्कश आवाज निकाली।